जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों आज से हम हिंदी विषय का प्रारंभ करने जा रहे हैं और हिंदी विषय को पढ़ने का जो प्रमुख कारण है या प्रमुख जो उद्देश्य है वह यह है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, चूंकि हम देख रहे हैं कि एक विषय के रूप में हिंदी को पूछा जा रहा है, लगातार देखने मिल रहा है, चाहे वह एसएससी की जीडी की परीक्षाएं हो या विभिन्न राज्यों के दोस्तों पटवारी या एसआई के एग्जाम हो, उसमें हिंदी पूछी जा रही है। तो इस कारण से हिंदी विषय का हम यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं। आपको यहाँ पर बता दें, हिंदी विषय के अंतर्गत चूंकि अब हम पढ़ेंगे क्या और कैसे पढ़ेंगे, तो शुरुआत हम उससे करते हैं एक सिलेबस के माध्यम से दोस्तों कि हम इसके अंतर्गत क्या क्या अध्ययन करने जा रहे हैं, हम शुरुआत कहां से कर रहे हैं। तो आपके सामने सिलेबस है और आप इस सिलेबस में देख पा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर भाषा खंड है, ठीक है। भाषा खंड के बाद आप पाएंगे व्याकरण खंड है और एक साहित्यिक खंड है, यानी कि पूरी हिंदी को 3 भागों में करके अध्ययन किया जा सकता है। पहला है भाषा खंड, दूसरा है दोस्तों व्याकरण और तीसरा है साहित्यिक। भाषा के विषय में आपको बता दें, हिंदी भाषा का विकास क्या है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी का राष्ट्रभाषा, यानी कि हिंदी चूंकि अब राष्ट्रभाषा या राजभाषा या हम इसे कह सकते हैं दोस्तों संवैधानिक इतिहास इसका, ठीक है। हम एक मोटे तौर पर कह सकते हैं संवैधानिक इतिहास, तो हम इसका भी अध्ययन कहां पर करेंगे दोस्तों, भाषा खंड के अंतर्गत। आगे आपको बता दें कि इसके बाद बात आती है व्याकरण खंड की, तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण खंड, जबकि आगे चल के हमें मिलेगा एक साहित्यिक खंड। वहां पर दोस्तों विभिन्न साहित्यकारों के विषय में हम देखेंगे और इत्यादि जो चीजें होंगी जो भी हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा, हम उनका अध्ययन करेंगे। अभी ये शुरुआत हो रही है दोस्तों यहाँ पर व्याकरण खंड की। अब व्याकरण खंड के अंतर्गत भी हम पाते हैं कि इसे भी 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और इन 4 भागों में हम पाते हैं, जो पहला है वह है वर्ण विचार, फिर शब्द विचार, उसके बाद वाक्य विचार और उसके बाद दोस्तों एक छंद विचार के रूप में हमें टॉपिक मिल रहा है और उसके अंतर्गत कुछ पॉइंट हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम आज व्याकरण की शुरुआत करने जा रहे हैं और व्याकरण के विषय में आपको बता दें जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा वो सबसे पहले तो हमें देखने मिलेगा कि भाई व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो हमें देखने मिल रहा है दोस्तों विधन आकरण जो है इसका शाब्दिक अर्थ है, और अब इसका भी क्या अर्थ है यहाँ पर यदि हम देखें तो हमें देखने मिलता है विग्रह या विश्लेषण। अब ये तो बात हुई शाब्दिक या किताबी, ठीक है, कि उसमें क्या लिखा हुआ और हमें प्रश्न के रूप में कैसा देखने मिलने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि हम चीजों को समझें कि भाई समझने में ये कैसी है, हम इसे कैसे आसान भाषा में समझ सकते हैं। तो यहां पर हमें देखने मिलता है दोस्तों भाषा के शुद्ध रूप को, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, भाषा के शुद्ध रूप को या शुद्ध रूप का बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए, ठीक है, जिसका प्रयोग होता है, जिसका ज्ञान आवश्यक है, उसे कहते हैं दोस्तों व्याकरण। मतलब व्याकरण क्या है? व्याकरण वह विद्या है या विद्या है दोस्तों जिसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, हम बोलने, पढ़ने और लिखने का एक सुव्यवस्थित कार्य कर रहे हैं। और आगे दोस्तों आप एक इमेज के माध्यम से भी यहां पर देख सकते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जिस विधा से किसी भाषा के बोलने लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। इस प्रकार व्याकरण भाषा की व्यवस्था को बनाए रखने और उसके शुद्ध एवं अशुद्ध प्रयोगों पर ध्यान देता है। तो यह बात हुई दोस्तों व्याकरण की कि एक्चुअल में व्याकरण क्या है, ठीक है। हम जो प्रयोग कर रहे हैं सामान्य तौर पर यह है दोस्तों व्याकरण। आगे आपको बता दें जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि भाई यहां पर हमने देखा कि भाषा के शुद्ध रूप। अब भाषा की जब बात आ रही है तो हम यहां पर थोड़ा सा भाषा को देख लें कि आखिर ये भाषा क्या है। तो भाषा दोस्तों क्या है, इसे हम आसान भाषा में समझ सकते हैं और वह यह है दोस्तों कि चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जैसा कि अरस्तु जी ने कहा हुआ है, और अब सामाजिक प्राणी है तो इसका जो विकास है, जो डेवलपमेंट है दोस्तों, वो चाहे मानसिक हो या चाहे शारीरिक हो, वो समाज में ही होता है। तो हम जिस समाज में रह रहे हैं, ठीक है, वहां पर हम अपने मानसिक विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं दोस्तों भाषा। तो भाषा क्या हुई यहां पर कि भाई हम अपने मानसिक विचारों को या अपनी जो भी अभिव्यक्ति है उसे अभिव्यक्त करने के लिए, ठीक है, यानी हम यहां पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, हमारे जो कन्वर्सेशन हो रहा है उसमें जो संचार का माध्यम है वो है यहां पर क्या, भाषा। ये सबसे आसान भाषा है, ठीक है। सबसे आसान भाषा में दोस्तों भाषा को हम कुछ ऐसे ही समझ सकते हैं। और अब आगे यदि बात की जाए कि भाई इस भाषा के विषय में कि भाषा के प्रकार कितने हैं या इत्यादि चीजें, तो ये सब हम पढ़ेंगे भाषा खंड में, ठीक है। लेकिन यहां पर हम इसके विषय में दोस्तों यदि सरसरी निगाह से देखें तो हमें देखने मिलता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, एक ये बात हुई। और दूसरा, भाषा का भी शाब्दिक अर्थ क्या है, तो भाषा का शाब्दिक अर्थ है बोलना या कहना। ये बात वही आ गई दोस्तों कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जैसा कि अरस्तु जी ने कहा है, और इसका जो विकास है वो समाज में ही हो रहा है। और जिस माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं हम कन्वर्सेशन के लिए, ठीक है, अपने मानसिक विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए एक दूसरे से हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे हम कह रहे हैं दोस्तों भाषा। और हम कहते हैं भाई हम बोल कर, कह कर, लिख कर या संकेत के माध्यम से
हम इसका जो अपने मानसिक विचार हैं उसका आदान प्रदान करते हैं। अब आगे बात की जाए यहाँ पर दोस्तों भाषा के प्रकारों की, कि आखिर भाषा के प्रकार कितने हैं। तो हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि भाषा के प्रकारों की संख्या है दोस्तों 3, ठीक है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है दोस्तों वो आपको यहाँ पर बता दें, यहाँ महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि यहाँ एक सीधा प्रश्न पूछा गया है एमपीएसआई वर्ष 2017 की परीक्षा में कि भाषा के कितने प्रकार हैं, ठीक है। तो भाषा के दोस्तों प्रकारों की जब संख्या पूछी जाए तो आपको उत्तर चयनित करना है कि भाषा के दोस्तों कितने प्रकार हैं। तो भाषा के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। आप एक प्रश्न भी दोस्तों साइड में देख पा रहे हैं कि वह प्रश्न किस वर्ष पूछा गया और प्रश्न कैसा है। तो प्रश्न जब आप देखते हैं दोस्तों तो आप पाते हैं कि भाषा के 3 रूप के विषय में पूछा गया है कि कौन कौन से 3 रूप हैं, और एक बार संख्या भी पूछी गई कि संख्या कितनी है। अब आपको यहाँ पर बता दें कि आखिर यह मौखिक क्या है, लिखित क्या है, सांकेतिक क्या है, इनसे और प्रश्न क्या बन सकते हैं। तो वो उसका अध्ययन दोस्तों भाषा खंड के अंतर्गत होगा ही होगा। फिर भी यहां एक सरसरी निगाह से यदि हम देखें तो यहां हमें समझना है दोस्तों मौखिक क्या है, वह भाषा जिसे हम क्या करते हैं दोस्तों, कहकर, बोलकर, अर्थात मनुष्य, इसे यदि हम एक परिभाषा के रूप में देखें तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य जब अपने मानसिक विचारों को बोलकर अभिव्यक्त करता है तो वो क्या कहलाएगी, आपकी मौखिक भाषा। और जब दोस्तों वो क्या करे, ये सबसे आसान भाषा है, आपको तनाव नहीं लेना है, आपको नोट डाउन नहीं भी करना है तो भी आपका काम यहां पर चल जाएगा। लिखित भाषा के विषय में दोस्तों क्या है, जब हम किसी चीज को लिखकर, ठीक है, हम उन ध्वनि संकेतों को या अपने द्वारा कही गई जो भी हमारी बात है दोस्तों, जो हमने बोला है, कहा है, सुना है, हम उसे जब लिखते हैं तो वो लिखित भाषा हो गई। और इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों तो संकेतों ही संकेतों में बात का होना, ठीक है, या अपने मानसिक विचारों को संकेत के माध्यम से अभिव्यक्त करना सांकेतिक भाषा कहलाती है। सांकेतिक भाषा दोस्तों अर्थात मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड, अब ऐसा अक्सर हुआ है क्लासरूम में बैठे हैं, अब हमें बाहर जाना है या मान लीजिए कहीं भी जाना है तो हम इशारों ही इशारों में बातें कर रहे हैं, ठीक है। हमने कहा और, मतलब हम और बोल रहे हैं क्या हालचाल है के लिए, या मतलब चले बाहर, तो ये क्या है, संकेत है, या संकेत कि बाहर चलने के लिए, है ना। तो ये कौन सी भाषा हो गई दोस्तों, ये भाषा हो गई आपकी सांकेतिक भाषा। अगली बात दोस्तों जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि भाई जो मौखिक या सांकेतिक है इसका कुछ भी स्थायित्व नहीं है, अर्थात ये स्थायी नहीं है, ये कैसी है, अस्थायी है। जबकि जब हम बात करते हैं दोस्तों लिखित भाषा की तो अब जो लिख दिया गया है वो स्थायी हो गया। तो लिखित भाषा कैसी भाषा हो गई दोस्तों, स्थायी भाषा हो गई। मैं आपसे फिर से यहाँ पर कहूँगा 2 प्रमुख बातें हैं दोस्तों जो आपसे साझा करना चाहूँगा, वो ये है, यदि आपको शब्द नहीं दिख रहे हैं तो आप तनाव मत लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। और दूसरा, यदि आप बोर हो रहे हैं तो बोर मत होइए, ये ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे जब शुरुआत होती तो थोड़ी सी तो बोरियत है, ठीक है। थोड़ी सी बोरियत इसलिए है क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम पहली बार सुन रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें तनाव नहीं लेना, हमें बोर नहीं होना है, क्योंकि ये एक प्रश्न के रूप में पूछे गए हैं और पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो पढ़ाई बढ़िया से कीजिए। आगे लिखित भाषा, लिखित के बाद अब बात की जा रही है दोस्तों एक और महत्वपूर्ण कि लिखने में हम जिस प्रारूप को अपनाते हैं, अब बोलने और संकेतों में तो प्रारूप नहीं, लिखने में हम जिस प्रारूप को अपनाते हैं दोस्तों उसे हम कहते हैं लिपि। और जैसा कि हम जानते हैं हमारी भाषा है हिंदी और हमारी लिपि है देवनागरी। तो यहाँ पर बात होती है लिपि की, भाषा की और देवनागरी आपकी लिपि की। अब हम बात करते हैं दोस्तों भाषा को लेकर के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की। यहां से आपका प्रारंभ होगा व्याकरण का दोस्तों, ठीक है। अब एक्चुअल आप जा रहे हैं व्याकरण की ओर। भाषा के विषय में आपको बता दें कि भाषा की सार्थक इकाई है वाक्य और भाषा की सबसे छोटी इकाई है दोस्तों वर्ण या ध्वनि। वर्ण या ध्वनि। अब वर्ण के विषय में यदि आपसे बताएं तो वर्ण क्या है दोस्तों, वर्ण है जो हम लिख रहे हैं और ध्वनि क्या है जो हम बोल रहे हैं, यानी कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि और लिखित भाषा की दोस्तों सबसे छोटी इकाई कौन आपको मिल रहा है, वर्ण यहां पर देखने मिल रहा है, ठीक है। अब आगे यदि बात करें कि आखिर यह वाक्य क्या है, ये ध्वनि क्या है, ये वर्ण क्या है, इसके विषय में कैसे प्रश्न पूछे जाने, हम इसे कैसे आसान भाषा में समझें, तो यहां आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहेंगे दोस्तों। हालांकि उसके पहले आप एक फॉर्मेट देख पा रहे हैं यहां पर कि जो सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है, सार्थक इकाई बोले या सबसे बड़ी इकाई बोले, वो कौन है, वो है वाक्य। वाक्य के बाद दोस्तों उपवाक्य, उपवाक्य के बाद आप देखेंगे तो यहां आपका पदबंध, पदबंध के बाद शब्द या पद, अक्षर, ठीक है, उसके बाद वर्ण या ध्वनि, ठीक है, वर्ण या ध्वनि। ये एक सीक्वेंस है ऊपर से नीचे की ओर या आप इसे नीचे से ऊपर की ओर, यानी सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई यहां पर, वर्ण या ध्वनि। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें दोस्तों तो एग्जाम्पल यहां सामने है आपका, ये आपका एक वाक्य दिया हुआ है, ठीक है, आपका एक वाक्य है जिसमें लिखा हुआ है मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं पता था कि भरत पीछे पीछे आ रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं राम भगवान जब वनवास की यात्रा पर गए तो सबसे ज्यादा जो दुखी हुए वो थे उनके छोटे भाई भरत, और फिर भरत जी
पीछे पीछे गए, उनका पीछा करते हुए, देखते हुए कि कहाँ पर हैं, कैसे हैं, है ना मेरे बड़े भैया। तो उसी के विषय में एक वाक्य है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं पता था कि मेरे जो छोटे भाई हैं भरत वो मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। अभी इस वाक्य में आप देखेंगे दोस्तों ये पूरा क्या है, तो ये पूरा है आपका एक वाक्य। आगे यदि हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि भाई इसमें 2 उपवाक्य हैं, ठीक है। ये जो बड़ा वाक्य है ये 2 छोटे छोटे वाक्य, 2 जो जहां से दोस्तों क्या हो रहा है, आप कनेक्ट कर रहे हैं, वहां से क्या कनेक्ट कर रहे हैं, आप 2 वाक्यों को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अलग भी कर सकते हैं कि ये दोनों कौन है, ये दोनों उपवाक्य हैं। यानी कि दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं पता था, ये एक अलग वाक्य है, और भरत जो है उनके छोटे भाई वो पीछे पीछे आ रहे हैं, ये एक अलग सेपरेट वाक्य है। तो ये आपका एक वाक्य में 2 उपवाक्य हैं। तो यहां पर क्लियरिटी होती है दोस्तों, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिएगा कि वाक्य कौन है, तो पूरा सेंटेंस वाक्य है, और उसके बाद दोस्तों आधा आधा जो आपका, ठीक है, जो 2 कनेक्ट हो रहे हैं ये उपवाक्य हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं भाई कि पदबंध क्या है, ठीक है। यहां पर महत्वपूर्ण है पदबंध क्या है। तो पदबंध के विषय में आपको बता दें दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा आपका ये फ्रेज है, ठीक है, पदबंध मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये दोस्तों आपका यहां पर क्या है, पदबंध है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या है, यहां पर पदबंध है, ठीक है। इसे आप नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद आपको बता दें कि शब्द और पद क्या है इसमें। तो सारे के सारे जो आपको दिख रहे हैं दोस्तों ये सेपरेट सेपरेट यहां पर शब्द हैं। जैसे मर्यादा भी एक शब्द है, पुरुषोत्तम भी एक शब्द है, राम भी एक शब्द है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पाते हैं कि यहां पर इस वाक्य में जितना भी जो कुछ है दोस्तों वो सब शब्द है, और हम चाहें तो यहां पर एक ले सकते हैं शब्द के रूप में कि भाई हमने लिखा राम, ठीक है, राम या भरत आप लिख सकते हैं, सीता मैया लिख सकते हैं, तो ये सब शब्द हैं। अब इसके बाद इससे भी छोटी इकाई क्या है, तो इससे भी छोटी इकाई हमें यहां पर देखने मिलती है अक्षर। और अक्षर क्या है दोस्तों, तो रा और मा, ये क्या है दोस्तों, यहां पर अक्षर हैं, ठीक है। और अक्षर से भी अब छोटी इकाई कौन है, तो वो है वर्ण। यानी अब यदि हम कहें दोस्तों यहां पर कि अगर हम इसमें रिवर्स चलें तो हम पाते हैं कि वर्णों का जो संग्रह है दोस्तों वो है अक्षर। अब अक्षरों से मिलकर के बना हुआ है शब्द या पद, और पदों से मिलकर बना है दोस्तों पदबंध, और पदबंध से मिलकर के उपवाक्य, और उपवाक्यों से मिलकर के बना हुआ है दोस्तों वाक्य। तो यहां पर आपका क्लियर होता है। और अब बात यह की जाए कि प्रश्न कैसे देखने मिलने वाले हैं दोस्तों, तो आपको बता दें कि प्रश्न आपका होगा सबसे बड़ी इकाई, सबसे छोटी इकाई, या सीक्वेंस जमाने मिल जाएगा वहां पर कि भाई कैसा सीक्वेंस, कौन सबसे छोटी है कौन सबसे बड़ी है, या उसे क्रम से जमाइए। अब यहां पर हम बात करें वर्ण की, तो वर्णों के विषय में बता दें दोस्तों, वर्णों को और खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता, और नीचे उसे तोड़ा नहीं जा सकता। उससे निम्न दोस्तों कोई इकाई नहीं है, वही सबसे छोटी इकाई है। यानी कि लघुत्तम इकाई करके प्रश्न पूछे या न्यूनतम इकाई करके प्रश्न पूछे, आपका आंसर जाएगा वर्ण या ध्वनि, ये क्या है, लघुत्तम इकाई है। अब यहां आपको बता दें कि जो रा है दोस्तों ये भी 2 खंडों में टूटा हुआ है, ठीक है। अक्षर आपका रा जो है, कैसे, आपका एक अक्षर है दोस्तों रा जिसमें हलंत लगा हुआ, और एक है बड़ा आ। यानी कि रा किससे मिलके बना हुआ है, आपका हलंत वाला रा यानी एक व्यंजन, और उसके साथ में बड़ा आ। बड़ा आ क्या है दोस्तों, स्वर। तो यहां पर आपको बता दें जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला जो भी वीडियो है दोस्तों, उसमें आप वर्णमाला में पढ़ेंगे स्वर और साथ में व्यंजन। स्वरों और व्यंजनों का अध्ययन किया जाएगा दोस्तों। स्वरों के विषय में बता दें कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्यंजन जो है दोस्तों वो स्वरों के साथ, ठीक है, यूज किया जाता है, उसमें इंक्लूडेड ही होता है। तो आपको बता दें यहाँ पर कि जो रा है दोस्तों इसमें रा है और आ है। माँ में दोस्तों क्या है, माँ हलंत और आ उसमें है, तब जाकर के वो बना माँ। जिस माँ को हम देख रहे हैं दोस्तों, जिस रा को हम देख रहे हैं या हम का को देख रहे हैं, जब तक उसमें हलंत नहीं है तब तक वो व्यंजन नहीं, ठीक है, वो अब व्यंजन नहीं रह गया। व्यंजन कौन है, एक्चुअल व्यंजन है जब नीचे हलंत है। हलंत ही पहचान है उसके व्यंजन होने की, यानी सबसे छोटे कड़ी में जब आप उसको तोड़ोगे तो आप नीचे हलंत जरूर लगाएंगे। तो ये आपका एक प्रश्न के रूप में देखने मिल सकता है। निश्चित तौर पर ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, आपका कोई भी एक पूछा जा सकता है। आशीष और आशीष के लिए दोस्तों पूछा जा सकता है, ठीक है। श्याम का पूछा जा सकता है कि क्या होगा, इसका आपको आंसर चयनित करना है। इसके विषय में भी दोस्तों आगे हम प्रश्न सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे यहां पर। आगे बता दें दोस्तों कि अब आपको और क्या इसमें नोट करना है। अक्षर जो है दोस्तों ये प्रश्न के रूप में पूछा गया है, तो अक्षर के विषय में आप लिख लीजिएगा, यह व्यंजन और स्वरों का मिश्रित रूप है, उसका संयुक्त रूप है, ठीक है। जब स्वर और व्यंजन मिलते हैं दोस्तों तब क्या बनता है, तब अक्षर बनता है। तो यहां पर आपका एक बेसिक कंप्लीट होता है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों हम किसका अध्ययन करेंगे, तो हम अध्ययन करेंगे वर्णमाला का। अब जो आप आगे अध्ययन करेंगे वह वर्णमाला होगी। यहां आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है और इससे प्रश्न निश्चित तौर पर देखने मिलेंगे, तो आप इसे जरूर कंप्लीट करें। एक बार हम फिर से एक सरसरी तौर पर दोस्तों इसका रिवीजन करते हैं। रिवीजन की कड़ी में जो महत्वपूर्ण है वो भी आपको बताए जाएंगे। तो व्याकरण के विषय में सबसे पहले विधन आकरण, इसका शाब्दिक अर्थ, विग्रह विश्लेषण के रूप में भी आपका एक प्रश्न बन सकता है। आगे एक प्रश्न हो सकता है दोस्तों परिभाषा से, और वह यह होगा कि भाषा के शुद्ध अथवा अशुद्ध रूप के लिए, ठीक है, जो भी क्लासिफिकेशन है उसके लिए आप किसका यूज करते हैं, तो व्याकरण का। या शुद्ध रूप को बोलने या शुद्ध रूप के बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए जिस व्यवस्थित
नियमों का प्रयोग करते हैं वह व्याकरण है। आगे भाषा, भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष से हुई है और शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों, तो बोलना या कहना। भाषा के प्रकार दोस्तों तो हम 3 भागों में देखते हैं, लिखित, मौखिक और एक सांकेतिक। इसके बाद हमने देखा भाषा की सार्थक इकाई क्या है, तो वह है वाक्य, और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों, तो वो है वर्ण या ध्वनि, और एक सीक्वेंस, वर्ण, वर्णों का समूह, अक्षर, अक्षर से दोस्तों क्या हुआ, शब्द, ठीक है। फिर उसके ऊपर दोस्तों आप देखेंगे शब्द या पद के बाद पदबंध, पदबंध के बाद उपवाक्य और उपवाक्य के बाद दोस्तों वाक्य। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे आखिर यह वर्णमाला क्या है, वर्णमाला से जुड़े दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, जो भी हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे, वे सभी आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें और जो भी प्रश्न हमें हमारी परीक्षा में मिलने वाले हैं हम उन पर ही चर्चा करें। तो बात की शुरुआत यहां पर दोस्तों वर्णमाला के साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, वर्णमाला में कुल जो वर्ण होते हैं उनकी संख्या 52 होती है। तो पहला प्रश्न तो हमारा यहीं से क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है, और इसके बाद आगे यदि हम बात करें तो एक प्रश्न दोस्तों इसकी परिभाषा से भी उठ सकता है और निश्चित तौर पर हमें देखने मिल सकता है। तो आपको बता दें कि वर्णमाला है क्या। तो वर्णमाला दोस्तों वास्तव में वर्णों का व्यवस्थित समूह है, ठीक है। वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला है। आप लगातार नोट भी करते चले जाइएगा, समझते भी चले जाइएगा दोस्तों, आपको लगभग सब कुछ समझ में आने वाला है, आपके पूरे प्रश्न यहाँ पर बनने वाले हैं, ठीक है। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या है, वर्णमाला है। इसे ही हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वह यह है कि वर्णों का समुदाय दोस्तों, ठीक है। वर्णों का समुदाय क्या है, तो वर्णों का समुदाय कहलाता है वर्णमाला। ये भी हमारा एक प्रश्न है। आगे आपको बता दें, अब चूंकि दोस्तों हम जानते हैं, जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा हुआ है कि आखिर हम जिस भाषा की बात कर रहे हैं, भाषा के 3 प्रकार, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। तो हम जिस लिखित के लिए जिस लिपि का अनुसरण करते हैं वह देवनागरी है, ठीक है। अब उस लिपि पर बेस्ड भी एक क्वेश्चन दोस्तों वर्णमाला के लिए देखने मिल चुका है, और वह यह है कि भाई लिपि चिन्हों का क्रमबद्ध समूह भी वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। लिपि चिन्हों का जो क्रमबद्ध समूह है दोस्तों वह वर्णमाला कहलाता है। तो यहां पर बात हुई वर्णमाला की कि आखिर वर्णमाला है क्या। तो हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला है, और इन वर्णों की कुल संख्या है दोस्तों 52 यानी कि 52। अब आगे आपको बता दें कि भाई हिंदी वर्णमाला में या हिंदी में दोस्तों 2 प्रकार की ध्वनियां हैं, ठीक है। अच्छा, इसे हम 2 परिदृश्य से पढ़ सकते हैं। पहला ये कि अब वर्णमाला को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं कि वर्णमाला में मुख्य तौर पर हम वर्णमाला को 2 प्रकार से देख सकते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब स्वरों की यदि हम बात करें दोस्तों तो स्वर कौन है, व्यंजन कौन है, ये तो हम देखेंगे ही। इसके पहले एक प्रश्न और हमें देखने मिल रहा है, और वह यह है कि हिंदी में मूल तौर पर मुख्यतः 2 ध्वनियां होती हैं, ठीक है। अब पहली ध्वनि क्या है, तो वह है दोस्तों स्वर, और दूसरी ध्वनि क्या है, तो वो है व्यंजन, ठीक है। तो यहां पर महत्वपूर्ण है दोस्तों ध्वनियां, और हमने देखा कि भाई ध्वनि कितनी है, ध्वनि हमें यहां पर देखने मिलेगी स्वर और व्यंजन। और अब हम बात करते हैं स्वर या व्यंजन की। आपको बता दें, जैसा कि हमने पहले देखा कि वर्णमाला है दोस्तों, तो वर्णमाला का जो क्लासिफिकेशन है वो भी हमने देखा कि स्वर और व्यंजन के रूप में है। तो अब हम आगे बात करने वाले हैं स्वर की, कि आखिर ये स्वर क्या है और ये व्यंजन क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 52 वर्ण होते हैं दोस्तों, और इन 52 वर्णों को क्लासिफाइड किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। और चूंकि हम क्या कह रहे हैं कि हिंदी भाषा में ध्वनि 2 प्रकार की है, स्वर या व्यंजन। अब ये स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, तो स्वर दोस्तों क्या है, स्वर है स्वतंत्र, ठीक है। स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन परतंत्र होते हैं। तो ये तो बात हुई आपके एक प्रश्न के रूप की। एक आसान भाषा में यदि हम समझे दोस्तों कि स्वर क्या है, तो जैसा कि हमने भी देखा कि ध्वनि है, तो चूंकि यदि ध्वनि है तो वे ध्वनियां, अब इसकी परिभाषा है, आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आवश्यकता नहीं है तो आप नोट नहीं भी करेंगे तो आपका काम चल जाएगा, बशर्ते आपको वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि स्वर वे ध्वनियां हैं जो बिना किसी रुकावट के डायरेक्ट फेफड़ों से, भाई जैसे ही हम हवा भरे, ठीक है। आप इसे एक एग्जांपल के माध्यम से भी समझ सकते हैं दोस्तों। एक यंत्र होता है हारमोनियम। हारमोनियम में हम क्या करते हैं दोस्तों, हवा भरते हैं, और फिर जैसे ही हम बटनों को दबाते हैं वैसे ही उसमें से जो भी ध्वनि है, जो भी धुन है वो निकल रही होती है। ठीक ऐसे ही फेफड़े हमारे क्या करते हैं दोस्तों, उन्होंने हवा को भरा, ठीक है, और फिर फेफड़ों से जब हमारी वो जो हवा है दोस्तों वो निकल रही है, ठीक है, तो जब बिना किसी रुकावट के मुंह से या नाक से निकल जाए तो वह है स्वर, ठीक है। समझ रहे होंगे आप, जब भी बिना किसी अवरोध के सीधे निकल जाए मुंह से और नाक के माध्यम से, तो वो जो ध्वनि होगी वो आपका कौन है दोस्तों, वो है स्वर। और जबकि यदि किसी भी प्रकार का अवरोध होता है, अवरोध इन द सेंस आपका जो ये जीभ है, ओंठें हैं दोस्तों, अब इसे मैं आपको फिर से एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं, और ज़्यादा अच्छा होता है यदि हम सारी चीज़ें एग्जांपल के माध्यम से ही कवर करें। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, आप बोलिए, आप जैसे ही आप
पा, आप पा बोलेंगे तो आपका क्या हो रहा है, आपके लिप्स की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, ओठों की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे। बिना ओठ के दोस्तों, बिना लिप्स के आप पा नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है। चा आप बोलेंगे तो क्या हो रहा है, ऊपर जा रही है जीभ, जीभ जा करके ऊपर के हमारे जो मुंह है दोस्तों उसके ऊपर की छत में टकरा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखा भाई कि क्या हो रहा है, ध्वनि तो आ रही है लेकिन ध्वनि स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं जा रही, जबकि इसके इतर यदि आप कोई भी स्वर बोलते हैं, चाहे आप आ बोलें, बड़ा आ बोलें, छोटी ई बोलें, बड़ी ई बोलें, आप कुछ भी बोलते हैं दोस्तों तो वो सीधे निकलते हैं, जैसे आ ई उ ए ओ। तो मतलब कुल मिलाकर के बात यहाँ पर ये है दोस्तों कि जब ध्वनि क्या हो, फेफड़ों से हवा निकलते ही सीधे बिना किसी रुकावट के मुंह या नाक से निकल जाए तो वो क्या है दोस्तों, वो होता है आपका स्वर। तो हमने कहा भाई स्वर क्या है, स्वर है स्वतंत्र, स्वतंत्र इन द सेंस कि वो किसी भी प्रकार से बीच में रुकावट नहीं है, डायरेक्ट निकल रहा है, कोई नहीं, किसी का सहारा नहीं दोस्तों, जो है खुद है, ठीक है, और पूर्ण भी है। अब ये पूर्ण का फंडा क्या है इसे हम देख लेते हैं, और लगे हाथ यदि हम देखें कंपैरिजन के माध्यम से तो भी बेटर है, ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन सबसे अच्छा होता है। तो यहां पर हमने देखा कि स्वर स्वतंत्र हैं, व्यंजन परतंत्र है। अब ये परतंत्र क्यों है तो देखिए समझिएगा आप, यहां पर आप उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। आ से लेके आह तक, का से लेके ज्ञा तक जितना है, मतलब आ से लेके ज्ञा तक दोस्तों ये पूरा आपका वर्णमाला है, और इसमें आ से लेके आह तक है स्वर, ठीक है। आप देख पा रहे हैं इमेज में भी आ से लेके आह, और दोस्तों का से लेके जो बाकी की यात्रा है वो है व्यंजन, ठीक है। अब यहां पर आपको बता दें कि जब आप का बोलते हैं, ठीक है, मैंने कहा ये है का, तो आप याद रखिएगा ये का में पहले से है इंक्लूडेड छोटा आ। क्यों? क्योंकि का दोस्तों एक्चुअल कैसा है, का में हलंत धन आ, ठीक है। अब ये आ आपका क्या है दोस्तों, ये है स्वर, क्योंकि छोटा आ तो स्वर है। अच्छा, अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कुछ इस हिसाब से समझिए कि आप बोलिए की, तो की बोलने पर क्या हो रहा है, का के साथ में बड़ी, लास्ट में बड़ी, का धन बड़ी, ठीक है। आप बोलिए कु, तो का धन छोटा हु। तो कुल मिलाकर दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जो व्यंजन है, व्यंजन दोस्तों एक्चुअल व्यंजन वर्ण क्या है, जब उसमें क्या लगा हुआ है, जब उसमें लगा हुआ है हलंत, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिएगा, हलंत, ये का हलंत वाला क्या है दोस्तों, व्यंजन है। और ये वर्ण पूरा कब हुआ, जब इसमें स्वर मिला, यानी कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण या ध्वनियां जो निकल रही हैं वो क्या है दोस्तों, वो है व्यंजन। तो यहां पर आपने देखा कि ये कैसे हैं, ये है परतंत्र, ये स्वतंत्र नहीं है, था दोस्तों, ये स्वतंत्र नहीं है। और अब बात आती है अपूर्ण की, कि आखिर ये अपूर्ण कैसे, तो भाई ये पूर्ण कहां है, ये पूर्ण होते हैं कब, जब इनमें मिलता है स्वर। तो यहां पर आपका ये दोनों क्लियर होता है, स्वर भी और व्यंजन भी। और अब आगे दोस्तों हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, जो कि एक प्रश्न के रूप में हमें देखने मिलेगा, और महत्वपूर्ण तथ्य भी है कि भाई टोटल वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, 52। अब 52 में से पूछा जाता है कि स्वर कितने हैं। तो आप चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा और नोट भी कीजिए कि लेखन की दृष्टि से स्वरों की संख्या है 13, लेखन की दृष्टि से, ठीक है। और जब बात करते हैं दोस्तों उच्चारण की दृष्टि से, तो उच्चारण की दृष्टि से हैं 10, और मूल स्वर हैं कितने, तो ये हैं 11। अब इन्हें आप नोट कर लीजिए, फैक्ट है ये, इन्हें 2-4 बार आप पलटाइए, आपको स्वतः याद हो जाएगा, सारी चीजें आपकी ठीक ठाक जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अगली बात, अगर कोई किसी प्रकार का कोई डाउट है कि कैसे ये मूल स्वर हैं, कैसे क्या है, तो आपको यहाँ पर बता दें कि लेखन की दृष्टि में तो हम दोस्तों अम और आह का भी प्रयोग करते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है। फिर बीच में हमने देखा था कि री ऋषि भी हैं, ए ओ और अम आह। तो जो अम आह है दोस्तों उसका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि अम और आह क्या है, अनुस्वार और विसर्ग। अम को दोस्तों अनुस्वार कहते हैं और आह को विसर्ग कहते हैं। यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, जो महत्वपूर्ण है आपको बता दें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे बहुत जरूरी है, आप इसे नोट कीजिए। और अम जो होता है दोस्तों, ठीक है, ये है अनुस्वार, और जो आपका आहा है दोस्तों ये है विसर्ग, ठीक है, ये क्या है, ये है विसर्ग। और ये दोनों ही मिलकर के क्या है दोस्तों, दोनों ही मिलकर के हैं अयोगवाह। और आप यहां पर चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा, स्वरों में 13 में से 2 होते हैं अयोगवाह। तो आपने देखा यहां पर कि 2 तो आपके पहले ही हट गए, तो अब बचे कितने दोस्तों, तो मूल स्वर कहा जा रहा है कि 11 हैं, ठीक है। क्योंकि अम और अह ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। जब कभी प्रश्न के रूप में पूछा जाए तो आप इसे समझिएगा और सही आंसर चयनित कीजिएगा, ना ही ये स्वर है और ना ही ये व्यंजन है। तो बचे कितने, 11, ठीक है। अच्छा, अगली बात, अब उच्चारण में हम देखते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से री ऋषि का प्रयोग नहीं करते, जबकि री ऋषि है क्या, री ऋषि भी स्वरों में रखा गया है, ठीक है। हम लेकिन उसका उच्चारण में स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर हमने कहा कि भाई अब उच्चारण की दृष्टि से कितने हैं दोस्तों, तो ये हैं 10। ये भी आपका क्लियर होता है। अब यहां से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, और बात यह है दोस्तों कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो भाई ये भी आसान है। आप 52 में से 13 को घटा दीजिए, 13 को आप 52 में से दोस्तों माइनस करें तो आपका मिल जाएगा व्यंजन। और व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो व्यंजन की संख्या दोस्तों
दोस्तों 39। ये भी आपका एक प्रश्न कंप्लीट होता है। आपको यहां पर बता दें कि इस वीडियो में अब आगे दोस्तों हम स्वरों का ही अध्ययन करने जा रहे हैं। एक और सेपरेट वीडियो होगी जिसमें हम व्यंजन का अध्ययन करेंगे। बहरहाल यहां पर देखें तो मूल स्वरों की संख्या देखने मिलती है दोस्तों 11 और यहां पर मूल व्यंजनों की संख्या देखने मिलती है 33। जब कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि मूल कितने, तो आप याद रखिएगा 44। ठीक है, टोटल वर्णमाला में वर्णों के मूल या मूल वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो स्वर है मूल 11 और व्यंजन है मूल 33। अब इसके बाद की यात्रा क्या है, कौन उच्छिष्ट व्यंजन है, कौन द्विगुण व्यंजन है, कौन संयुक्त व्यंजन है, ये सब हम पढ़ेंगे हम व्यंजन वाले एक सेपरेट चैप्टर में। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों स्वरों को लेकर के। तो स्वरों को जैसा कि हमने देखा कि 13 लेखन में है, 11 मूल स्वर हैं, 10 उच्चारण की दृष्टि से हैं। अब साथ ही दोस्तों हम चर्चा करते हैं मात्राओं की कि आखिर ये मात्रा क्या है। तो मात्राओं के विषय में दोस्तों आपको बता दें कि जो मात्रा है इससे क्या प्रश्न बन सकता है। तो पहला प्रश्न हो सकता है मात्रा को लेकर इसकी परिभाषा से, तो स्वर के संकेत चिन्हों को मात्रा कहते हैं। अर्थात दोस्तों स्वरों को जो हम लिख रहे होते हैं जिस चिन्ह के प्रयोग के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, मात्रा। ये आप नोट कर लीजिएगा। आगे दोस्तों आपको बता दें कि मात्राएं कुल कितनी हैं, 10। ठीक है, यहां पर महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपके सामने एक इमेज भी है, आप देख सकते हैं। आ, छोटा आ की दोस्तों कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, मात्रा बड़ा आ से चालू होती है। ठीक है, बड़ा आ की मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा होती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्रम से पूरी मात्रा है, यानी कि एक मात्रा नहीं है, छोटा आ की कोई भी मात्रा नहीं होती। इसीलिए इसे अदृश्य मात्रा वाला स्वर भी कहा जाता है। यह भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा गया है कि किसे अदृश्य मात्रा वाला स्वर कहा जाता है। तो आप नोट कर लीजिए दोस्तों, छपा छपाया मिलने वाला ये प्रश्न, छोटा आ को अदृश्य मात्रा वाला स्वर कहा जाता है क्योंकि इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। अच्छा, आगे आपको बता दें अम और अह की मात्रा तो होती है, लेकिन अब 13 में से दोस्तों एक तो हमने पहले ही यहां पे हटा दिया कि आ की मात्रा नहीं होती है, तो बचे कितने, 12। अब 12 में से दोस्तों अम और अह को चूंकि दोस्तों यानी आयोग वाह को यानी अनुस्वार और विसर्ग को बहुत सारे व्याकरणाचार्यों ने, विद्वानों ने दोस्तों ना ही स्वर कहा है और ना ही व्यंजन, बोल रहे हैं ना ही वो स्वर है और ना ही व्यंजन। और अगर वह स्वर नहीं है तो मतलब अब स्वरों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 10। तो इस तरीके से अगर प्रश्न में पूछा जाता है एग्जाम में तो आपको आंसर लगाना है 10। लेकिन कुछ विद्वानों का यहां पर तर्क है दोस्तों कि ये स्वर हैं, अगर ये स्वर हैं तो इनकी फिर मात्राओं की संख्या हो गई 12। हालांकि आपको बता दें मात्रा तो दोस्तों सबकी है, ठीक है, लेकिन छोटा आ की नहीं है। तो मोटे तौर पर हमने कहा कि अगर एग्जाम में हमें देखने मिलता है तो हम आंसर लगाने वाले हैं 10। आपको 10 ही चयनित करना है। यहां पर बात हुई दोस्तों मात्राओं की, और अब हम आगे बात करते हैं स्वरों के वर्गीकरण की। तो स्वरों के भेद के विषय में आपको बता दें दोस्तों, बहुत सारे प्रकार हैं स्वरों के। ठीक है, स्वरों को निम्नलिखित या अधोलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए दोस्तों उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ओष्ठाकृति के आधार पर, मुख विवर के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर। तो ये सारे प्रश्न हमें देखने मिलते हैं और वर्णमाला के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहां पर दोस्तों हम शुरुआत करते हैं उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण की। यानी ये जो स्वर हमने देख रखे हैं 13 स्वर, इन्हें दोस्तों या 11 या 10 जितना भी आप समझे कोई दिक्कत नहीं है, सारा आपके सामने है दोस्तों, कैसे कैसे आपको उत्तर चयनित करना है। अब यहां पर हम देखेंगे कि इन्हें कैसे वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो उच्चारण या मात्रा के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है 3 भागों में। तो एक तो प्रश्न हमारा यही हो गया कि उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्वरों को बांटा गया है दोस्तों 3 भागों में। अब 3 में से यहां पर जो महत्वपूर्ण है उसे आप देखिएगा। सबसे पहले तो नाम, ठीक है, तो ह्रस्व स्वर, फिर दीर्घ स्वर, और उसके बाद दोस्तों हमें देखने मिल रहा है प्लुत स्वर। अब दूसरी बात यह है कि इनकी परिभाषा क्या है, ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है और प्लुत स्वर क्या है। तो आपको बता दें, जिन ध्वनियों या स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में दोस्तों थोड़ा ज्यादा समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिसके उच्चारण में दोस्तों सर्वाधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। या हम इसे एक और माध्यम से समझ सकते हैं कि जब हम किसी वर्ण को, किसी स्वर को हम दोस्तों बोल रहे हो और उसका उच्चारण कर रहे हो और उसमें कम समय लगे, जैसे आ, ई, उ, ऋषि, ठीक है, तो ऋष, जी, तो इसमें दोस्तों क्या हो रहा है, इसमें कम समय लग रहा है। तो जब कम समय लग रहा है तो वो ह्रस्व स्वर है। और अब इससे ज्यादा समय दीर्घ, आ, ई, उ, यानी बड़े हो गए दोस्तों, ठीक है, इनसे थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका दीर्घ स्वर। और एक तरफ दोस्तों आपका ओम, अगर आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं ओम, तो ये क्या हो गया दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे कि यह है प्लुत स्वर, यानी यहां पर दीर्घ से भी अधिक का समय लग रहा है। तो इसे हम फिर से रिपीट करें यदि, तो ह्रस्व क्या है, ह्रस्व वह है जिसमें कम समय लगे, दीर्घ क्या है जिसमें ह्रस्व से ज्यादा समय लगे, और प्लुत क्या है दोस्तों, तो जिसमें दीर्घ से भी ज्यादा समय लगे। तो ये तो बात हुई आपका समझने की कि हम इसे कैसे समझें। तो यहां हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि भाई ह्रस्व क्या है, ह्रस्व वह है जिसमें कम समय, दीर्घ क्या है जिसमें उससे ज्यादा, और प्लुत क्या है जिसमें उससे भी ज्यादा, ठीक है, दीर्घ से भी ज्यादा। अब आगे
कि भाई इन्हें और किस किस नाम से पुकारा जाता है, उससे भी प्रश्न बनते हैं। तो आप यहाँ नोट कर लीजिएगा, ह्रस्व स्वर को ही दोस्तों लघु स्वर भी कहा जाता है, मूल स्वर भी कहा जाता है और एक मात्रिक भी कहा जाता है। ठीक इसी तरीके से दीर्घ को दोस्तों संधि स्वर भी कहा जाता है, गुरु स्वर भी कहा जाता है, संयुक्त स्वर भी कहा जाता है और द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, प्लुत स्वर को दोस्तों त्रिमात्रिक भी कहा जाता है। और प्लुत के विषय में बता दें, एक प्रश्न पूछा गया है कि प्लुत का अर्थ क्या होता है। तो प्लुत का शाब्दिक अर्थ होता है उछला हुआ, ठीक है, यानी कि उछाल, यानी कि तेजी से बोला गया, ठीक है। तो यहां पर आपका प्लुत क्लियर हो रहा होगा। और अब इनके एग्जाम्पल पर आते हैं दोस्तों, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। ह्रस्व स्वरों की या मूल स्वरों की संख्या है दोस्तों 4, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों क्या है, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ, यानी कि एक मात्रिक, ठीक है, जो केवल एक हैं, वे कौन है दोस्तों, मूल स्वर हैं। और इनकी संख्या कितनी, इनकी संख्या है 4। अब बात आ रही दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वरों की संख्या है दोस्तों यहाँ पर 7, ठीक है। आ, ई, उ, ए, ओ और औ। तो ये हो गए दोस्तों कितने, टोटल 7। और अगर बात की जाए दोस्तों प्लुत की, तो प्लुत के विषय में आप नोट कर लीजिएगा कि यह जो है कैसा स्वर है, तो यह दीर्घ से भी अधिक समय लेने वाला स्वर है। आगे दोस्तों एक और प्रश्न बन सकता है और वह प्रश्न हो सकता है चिन्ह को लेकर, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिएगा कि जो एक मात्रिक है, ठीक है, एक मात्रिक कैसा है दोस्तों, उसका साइन कैसा है, या मूल स्वर का साइन कैसा है, चिन्ह कैसा है, तो वो है आपका ये एक, ठीक है। और दीर्घ के लिए दोस्तों ऐसे एस जैसी आकृति का यूज किया जाता है और प्लुत के लिए ऐसे दोस्तों त्रिमात्रिक, ठीक है, ऐसे 3 का यूज किया जाता है। हिंदी भाषा पुराने वाले जो 3 दोस्तों हम ऐसे ही लिखा करते थे। तो ये हो गया आपका यहाँ पर क्लियर। और अब जो आगे यदि हम बात करें दोस्तों कि एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक इन्हें क्यों कहा जा रहा है, इसे भी हम यहाँ पर समझें। तो यहाँ आपको बता दें, जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो छोटा आ है वो एक मात्रा है दोस्तों, छोटा ई भी एक मात्रा है और ऊ भी यहाँ पर एक मात्रा है। जबकि यदि हम बात करते हैं दोस्तों बड़ा आ की, तो बड़ा आ आप कैसे लिखते हैं, बड़ा आ आप लिखते हैं दोस्तों जब छोटा आ 2 बार ऐसे मिलते हैं तो वो कहलाता है बड़ा आ, यानी कितनी मात्रा हो गई दोस्तों यहाँ पर, द्विमात्रिक। ठीक ऐसे ही ई के लिए भी आप क्या करेंगे दोस्तों, छोटा ई धन छोटा ई, ठीक है, छोटा ई धन छोटा ई बराबर क्या होगा दोस्तों, बड़ा ई। ठीक ऐसे ही ऊ के लिए यदि हम बात करें दोस्तों, तो कैसे आएगा ऊ आएगा दोस्तों जब 2 बार ऐसे आप छोटा ऊ को मिलाएंगे, यानी कि द्विमात्रिक। तो इस तरीके से हमने पाया कि इन्हें इस कारण से कहा जाता है द्विमात्रिक। आगे दोस्तों एक और अतिरिक्त जानकारी आपको यहां पर दे दें, दीर्घ वाले में ही दोस्तों आपको 2 ब्लॉक देखने मिलेंगे। आगे आपको दोस्तों यहां पर एक और अतिरिक्त जानकारी दे दें, और वह यह है कि जब कभी प्रश्न पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो यहां पर आपको बता दें 2 ही प्रकार हैं उत्पत्ति के दोस्तों, एक तो आपका ह्रस्व या मूल स्वर हो जाएगा और एक आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा, ठीक है, 2 ही प्रकार हैं। जबकि उच्चारण या मात्रा के आधार पर 3 प्रकार हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, या लघु, दीर्घ और इत्यादि अन्य नाम आपके सामने हैं, ठीक है। अब बात यह आ रही कि उत्पत्ति के आधार पर ये 2 प्रकार कैसे, तो उत्पत्ति में दोस्तों मूल स्वर होते हैं और दीर्घ स्वर होते हैं, प्लुत नहीं होता है, ठीक है। प्लुत हमारे हिंदी भाषा का है ही नहीं, प्लुत संस्कृत से लिया गया है, ठीक है। अच्छा, आगे आपको बता दें दोस्तों, यहाँ जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि दीर्घ को भी 2 भागों में क्लासिफाइड किया गया है, और दीर्घ के 2 भागों में दोस्तों एक तो है दीर्घ, ठीक है, इन्हें कहा गया है दीर्घ, ये 3 आप नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद जो आपके शेष 4 बच रहे हैं दोस्तों, ए, ओ और ओ, इन्हें कहा गया है संयुक्त स्वर। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें संयुक्त, यानी कि हम यहां पर कह सकते हैं कि भाई ह्रस्व की संख्या कितनी, ह्रस्व की संख्या है 4, दीर्घ की संख्या कितनी है दोस्तों, तो दीर्घ की संख्या है 3, और संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो संयुक्त स्वरों की संख्या हमें देखने मिलती है कुल 4। तो ये आपका यहां पर एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है दोस्तों, ये ए जो है मिलकर बना है आ से और छोटी ई से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये वाला ए किससे मिलकर बना है, तो आ से और ए से, ठीक है, और आ और ऊ मिलते हैं तो ओ बनता है, और आ और ओ मिलते हैं तो औ बनता है। तो यहां पर आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं स्वरों का जीभ के आधार पर वर्गीकरण का, और जीभ के आधार पर वर्गीकरण दोस्तों यहां पर 3 भागों में किया गया है, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग, ठीक है। तो दोस्तों जीभ की आकृति कुछ ऐसी ही होती है, सामने की ओर जो है ऐसे जाकर के आपका एक तीख, एक जो हम कह सकते हैं कि एक नोक जैसी आकृति हो जाएगी, और पीछे जाकर के वो क्या है दोस्तों, ये मांसल युक्त जो संरचना है जीभ, वो हमारी आहार नाल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमने पाया ये पश्च भाग है, ये मध्य भाग है, ये अग्रभाग है। अब ये अग्र मध्य पश्चिम में जो क्लासिफिकेशन है उससे प्रश्न कैसे बनने वाले हैं, तो पहले तो आपको यहां पर बता दें कि जब हम दोस्तों ध्वनि का उच्चारण कर रहे होते हैं, उस स्वर का उच्चारण कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारे जीभ का जो भाग सक्रिय रहता है, जिसका हम कुल मिलाकर कह दें कि प्रयोग हो रहा होता है, ठीक है, उसे हम दोस्तों कहते हैं उस भाग के नाम से, जैसे अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। एग्जाम्पल के लिए जब आप ई बोलते हैं दोस्तों, ई, ठीक है, ई ए, तो आपके जीभ का अग्रभाग वर्क करता है। तो ये कहां से निकल रहे हैं दोस्तों, ई ए, ये निकल रहे हैं दोस्तों अग्रभाग से, ठीक है। जब आप छोटा आ यानी आ, तो आ दोस्तों कहां से निकल रहा होता है, जीभ के मध्य, वहां पर किसका प्रयोग होता है दोस्तों, मध्य का। और जितने शेष रह गए हैं वे पूरे के पूरे कहां से आ रहे हैं दोस्तों, वो पश्च, ठीक है, जीभ के पश्च भाग, जैसे आ,
ऊ ऊ, ठीक है। तो ऐसे वाले सब, तो यहां पर उम्मीद है आपको ये तीनों क्लियर हो रहे होंगे। यानी परिभाषा क्या है, जब हम किसी ध्वनि का प्रयोग कर रहे हैं, किसी स्वर का प्रयोग कर रहे हैं, हम उसे बोल रहे हैं, और उस समय पे दोस्तों वह जब हम बोल रहे हैं और वाक्य जब वो स्वर जब निकल रहा है दोस्तों किससे, जीभ के जिस भाग के सक्रिय रहने से निकलता है उसे हम वह भाग के नाम से पुकारते हैं, जैसे अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। आप सीधे ऐसे पॉइंट टू पॉइंट ही लिख लें, आपका काम बन जाएगा, इसमें कोई भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि अग्र कौन है, ई ई ए, मध्य में कौन है दोस्तों, आ, पश्च में कौन है, बड़ा अ, उ ओ और औ। अब दो अतिरिक्त प्रश्न हैं। एक प्रश्न है दोस्तों कि औ कहां से निकल रहा है, तो ये निकलता है दोस्तों पश्च से, और ऋषि का भी पूछा जा सकता है दोस्तों, तो ये निकलता है कहां से, अग्र से। यहां पर आपका जीभ के आधार पर वर्गीकरण क्लियर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों मुखाकृति या मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो यहां पर दोस्तों हमें देखने मिलता है मुखाकृति या मुख द्वार के आधार पर स्वरों को 4 भागों में क्लासिफाइड किया गया। यहां पर आपको फिर से दोस्तों रिकॉल कराते जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो किस हिसाब से होंगे। सबसे पहले तो दोस्तों वर्णमाला क्या था, तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह था। इसके बाद हमने देखा कि भाई ध्वनियों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है दोस्तों, स्वतंत्र हैं, ठीक है, और पूर्ण है। जबकि हमने देखा दोस्तों व्यंजन क्या है, तो व्यंजन है परतंत्र और अपूर्ण। फिर इसके बाद दोस्तों हमने जब आगे देखा तो हमने पाया मात्राओं की संख्या है 10, और आगे दोस्तों बढ़ने पर हमने पाया था कि स्वरों के वर्गीकरण में उच्चारण के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और इसके बाद हमने देखा कि जीभ के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया। ये सारे आपके प्रश्न होंगे दोस्तों, ठीक है, जीभ के आधार पर 3, अग्र, मध्य और पश्च। और अब हम देख रहे हैं मुख द्वार के आधार पर। तो मुख द्वार के आधार पर दोस्तों कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। एक है ओपन, एक है हाफ ओपन, एक है हाफ क्लोज और एक है क्लोज। यहां दोस्तों इंग्लिश में इसलिए लिखा गया क्योंकि इंग्लिश में चीजें आसानी से समझ में आएंगी। तो पहले तो आप उसका इंग्लिश हिंदी देख लें और फिर उस आधार पर आप इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ओपन के विषय में आप लिख लीजिएगा दोस्तों, ओपन को विव्रत भी कहा जाता है, जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। ओपन को विव्रत भी कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, विव्रत। और ऐसे हाफ ओपन दोस्तों, तो हाफ ओपन का मतलब है अर्ध विव्रत, ठीक है। क्लोज का मतलब है दोस्तों समृत, और हाफ क्लोज का मतलब है अर्ध समृत। अब यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों, जब हम किसी भी उसका उच्चारण कर रहे हैं, किसी भी स्वर का दोस्तों, ठीक है, तो अब उसमें मुंह कैसा खुला है उस आधार पर इन स्वरों को वर्गीकृत किया गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर ओपन यानी कि खुला हुआ मुंह, ठीक है, यानी कि कौन दोस्तों, विव्रत। तो जब हम आ बोलते हैं, बड़ा आ, ठीक है, बड़ा आ जैसे ही हम बोलते हैं दोस्तों, तो वैसे ही हमारा मुंह क्या हो जाता है, पूरा का पूरा मुंह खुल जाता है, आ, ठीक है। आप बोल करके देखें, मैंने आपसे पहले ही कहा कि भाई इसे हमें प्रयोग करके देखना है। जैसे ही आप बोलेंगे आ, तो आपका मुंह पूरा खुल जाएगा, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ओपन। हाफ ओपन, क्लोज, है ना, हाफ क्लोज। तो आप क्लोज को हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर। जैसे ही आप दोस्तों ऊ बोलेंगे, ऊ या बड़ा ऊ या ई, तो आपका जो मुंह है दोस्तों, ठीक है, मुख द्वार जो है ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जैसे ही ये बंद होगा तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, ये क्या है, ये है समृत, ठीक है। यानी कि ये जो स्वर हैं ई उ, तो ये कैसे स्वर है दोस्तों, ये है क्लोज। इस समय पर जो हमारा माउथ है, जो मुंह है दोस्तों, जो मुखाकृति है वो कैसी हो जाएगी, बंद हो जाएगी, यानी कि समृत हो जाएगी। तो ये इसके अंतर्गत दोस्तों 4 आते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण है, आप नोट कर लीजिएगा, जब भी ऐसी कोई स्थिति होगी या आप ऊ बोलेंगे या कुछ ई बोलेंगे, तो आपका जो मुख है दोस्तों वो बंद रहेगा, और जो आपकी जिह्वा है, ठीक है, जो जीभ है दोस्तों, ये जीभ का जो अग्रभाग है ऊपर की ओर जा रहा होगा, ठीक है, इस छत में ऊपर की ओर जा रहा होगा। आप बोल करके देखें ऊ, तो जीभ ऑटोमेटिक ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों हाफ क्लोज की दोस्तों। तो जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पर अर्ध समृत। अर्ध समृत मतलब दोस्तों हाफ क्लोज का मतलब कि आधा बंद रहेगा, ठीक है, पूरा बंद नहीं रहेगा। ऊ बोलने में पूरा बंद हो जाता है। जैसे आपने ओ बोला, ओ ए, तो थोड़ा खुला, ठीक है। फिर आप बोलेंगे जब आ, ए, ओ, तो औ में दोस्तों वो देखिए ओ और औ में थोड़ा सा और खुल जाएगा। तो जब और खुलेगा तो हम क्या बोलेंगे, भैया ये अर्ध विव्रत है, यानी कि हाफ ओपन है। और जब आप आ बोलते हैं दोस्तों तो पूरी तरीके से आपका मुंह खुला होता है। तो ये है मुखाकृति या मुख विवर या मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जो कितने प्रकार से दोस्तों, 4 प्रकार से। हम एक बार इसे फिर से रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल कैसे दोस्तों, 4 भागों में इसे बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। एक है ओपन, एक है हाफ ओपन, एक है हाफ क्लोज और एक है क्लोज, ठीक है। ऊ बोलने में क्लोज है, बड़ा ऊ बोलने में क्लोज है, ई बोलने में भी क्लोज हो रहा है, बड़ी ई में भी क्लोज हो रहा है। और जैसे ही हम बोलते हैं दोस्तों आ, तो पूरा खुल जाता है। और यदि हम बोलते हैं ओ, तो आधा, ठीक है, कैसा बंद है, लेकिन कैसा दोस्तों यहाँ पर क्लोज है, धीरे धीरे ओपन हो रहा है। और जैसे हम औ बोलते हैं तो ये क्या हो रहा है, पूरा यहाँ पर खुल जाता है। तो उम्मीद है ये आपका क्लियर हो रहा होगा। आगे दोस्तों हम बात करते हैं स्वरों के वर्गीकरण का होठों के आधार, ठीक है, लिप्स के आधार पर या ओष्ठाकृति के आधार पर। दोस्तों ये पूछा जाता है कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे डिवाइड किया गया है 2 भागों में, ठीक है। एक होता है दोस्तों वृत्तामुखी और एक होता है अवृतमुखी, या व्रतमुखी और अवृतमुखी। अर्थात दोस्तों इसे आसान भाषा में कहें तो हम एग्जाम्पल जब उठाएंगे तो ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। जैसे ऊ, ठीक है, बड़ा ऊ, तो देखें आप इसे बोल कर देखें, ऊ ऊ
ओ, तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें वृत्त बन रहा है, ठीक है, वृत्त या गोलाकार। अब ये आपका एक की पॉइंट हो जाएगा कि भाई गोलाकार, जब आपकी लिप्स या आपके जो ओंठे हैं दोस्तों ये कैसी हो जाए, गोलाकार हो जाए किसी भी स्वर के उच्चारण में, तो उसे हम कहते हैं कि यह कैसा है, वृत्तमुखी। जैसे ऊ ऊ, अच्छा अब आ बोले आ, तो इसमें वो गोलाकार नहीं हो रहा, तो जब गोलाकार ना हो तो वो अवृत्तमुखी है। अब आप ऐसे करके भी क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा आ, तो हमारा मुंह खुल गया, तो भाई आ यहाँ आ गया, बड़ा आ भी यहाँ आ गया। ई बोलने में ई ए, तो ये हमारा मुंह जो है, जो हमारी जो दोस्तों क्या है, ओठ जो हमारी ओष्ठाकृति है वो कैसी, वृत्त नहीं हो रही, तो वो कहाँ चले गए, ये सब अवृत्त में चले गए, अर्थात ये गोलाकार नहीं है, ठीक है। और ये गोलाकार है, ये वृत्तमुख है, ठीक है। वृत्तमुख कौन कौन से, तो उ ओ और आप एक और जो इंग्लिश में अपन जैसे कॉलेज शब्द बोलते हैं तो वो वाला जो आपका है दोस्तों, या ऑटो वाला, तो वो सब भी कहाँ आ जाते हैं, या आपके वृत्तमुखी में ही आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम एक और वर्गीकरण देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण हवा के, नाक और मुंह से निकलने के आधार पर। इसे भी दोस्तों दो भागों में बांटा गया, अनुनासिक या निर्नुनासिक, नोट कीजिएगा आप, ठीक है, अनुनासिक या निर्नुनासिक। और निर्नुनासिक को ही दोस्तों मौखिक भी कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है, तो अभी हमें समझ में आने वाला है दोस्तों। यहाँ पर अनुनासिक क्या है, तो ऐसे आपके वर्ण या ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हवा केवल और केवल मुंह से निकलती है, उसे हम कहते हैं निर्नुनासिक। और जब हवा मुंह के साथ साथ दोस्तों नाक से भी निकले, तो उसे हम कहते हैं अनुनासिक। तो यहां पर उम्मीद है आपका अनुनासिक क्लियर हो रहा होगा। और डिफरेंस क्या है दोनों में, ये आपका क्लियर हो रहा होगा कि भाई जब हम किसी भी चीज का उच्चारण करें और हवा केवल और केवल मुंह से निकल जाए, तो वो कौन है, मौखिक है, ठीक है, मौखिक है, या मौखिक के साथ साथ में दोस्तों क्या है, निर्नुनासिक है। और जब हवा मुंह के साथ साथ में, ठीक है, नाक से भी निकले दोस्तों, तो वो क्या है, वहां पर आपका अनुनासिक है। जैसे एग्जांपल के लिए आप बोलेंगे आ, हवा मुंह से जा रही है, बड़ा आ मुंह से, ई मुंह से, लेकिन जैसे ही आपने बोला अम, ठीक है, तो अम कहां से निकला दोस्तों, अम और आह ये आपके मुंह के साथ साथ में नाक से भी, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों एक क्लियर होता है आपका कि ये कैसे हैं, ये अनुनासिक है। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो रहे होंगे। और इसके बाद एक और अंतिम बच रहा है दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण घोष के आधार पर, ठीक है। घोष क्या है ये हम देखते हैं। तो दोस्तों घोष को दो भागों में बांटा गया, एक होता है सघोष और एक होता है अघोष। आपको बता दें, जब किसी भी वर्ण का आप उच्चारण करें और स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो उसे सघोष कहा जाता है, और जब स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है तो उसे अघोष कहा जाता है। यहां पर महत्वपूर्ण है दोस्तों घोष का जो वर्गीकरण है वो हम व्यंजन में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो आप तनाव मत लीजिएगा। आप इसे एक वर्ड में ही लिख सकते हैं दोस्तों कि जितने भी स्वर हैं, सभी स्वर ये कैसे हैं, सघोष हैं। क्यों? क्योंकि सभी स्वरों को बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, सघोष। आप तनाव मत लीजिए, अघोष सघोष हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जैसे हम व्यंजन को पढ़ेंगे क्लियर कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और वर्गीकरण है स्वरों का जाति के आधार पर, सजाति और विजाति, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आपको यहां पर बता दें कि जब आपको ऐसे कुछ मिले आ और आ, ठीक है, छोटा अ बड़ा अ, यानी सेम सेम मिल रहे हैं, तो वो सजाती हैं। जैसे छोटी ई बड़ी ई सेम सेम, छोटा उ बड़ा उ सेम सेम, ठीक है, ए सेम सेम, ओ औ ये भी सेम सेम है, तो ये सजाती हैं। और इसके अलावा सब विजाती हैं। जैसे छोटा आ लिखा हो और बड़ी ई लिखी हो, छोटा अ और ई लिखा हो ऐसे हाइफन लगा करके, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, विजाती। तो आप ये एक और क्लासिफिकेशन लिख लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसे एक बार फिर से सरसरी निगाह पर रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई वर्णमाला क्या है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, और कुल कितने 52 वर्ण। फिर हमने बोला ध्वनि या इसका क्लासिफिकेशन स्वर व्यंजन, तो दो प्रकार अपन को देखने मिले। फिर उसके बाद दोस्तों हमने कहा स्वर, तो स्वरों को हमने देखा कि भाई जब हम लिखते हैं तो 13 स्वर, जब हम उच्चारण कर रहे होते हैं तो 10 स्वर, ठीक है। और फिर मात्रा में हमने देखा कि मात्रा की संख्या है कितनी, 10। महत्वपूर्ण है कि छोटा आगे मात्रा नहीं होती है। फिर हमने देखा दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण, जिसमें सबसे पहले हमने देखा उच्चारण के आधार पर 3 भागों में, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, और ये आपके सामने क्लियर है। इसके बाद दोस्तों हमने देखा था जीभ के आधार पर भी 3 भागों में, अग्र, मध्य और पश्च। इसके बाद हमने देखा मुखद्वार के आधार पर दोस्तों कितने भागों में, 4 भागों में। कौन कौन सा, ओपन, हाफ क्लोज, क्लोज या विव्रत, अर्धविव्रत, समव्रत, अर्धसमव्रत। इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा हुआ ओठों के आधार पर या ओष्ठाकृति के आधार पर। तो ये हमें देखने मिलता है दोस्तों कि 2 भागों में, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। आगे हमने देखा हवा के नाक मुंह से निकलने के आधार पर। और इसके अलावा दोस्तों जितने भी हमने देखे ये सारे महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर आपको बता दें जो महत्वपूर्ण है दोस्तों वो ये कि यदि चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो तनाव नहीं लेना है, एक बार इसे फिर से आप रिवर्स करके देखिए, उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके पहले हमने अध्ययन किया हुआ है वर्णमाला के अंतर्गत स्वरों का, स्वरों के वर्गीकरण का, और आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम स्वरों के उस वर्गीकरण को हम और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और यहाँ हम बात करेंगे मुख्य तौर पर
उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अर्थात दोस्तों उच्चारण स्थान का तात्पर्य है कि जब हम उच्चारण कर रहे होते हैं किसी भी एक स्वर का तो वह किस जगह से निकल रहा है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कंठ से, तालु से, ठीक है, मूर्धा से। तो हम उसके विषय में देखने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों आयोग वाह के बारे में, आयोग वाह अर्थात अनुस्वार और विसर्गों के बारे में। और फिर इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम एक सरसरी तौर पर सभी चीज़ों को, जितना अभी तक हमने पढ़ा हुआ है स्वरों के वर्गीकरण को, उसको एक ही चार्ट के माध्यम से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक चार्ट बना हुआ है यहाँ पर, तो इसके माध्यम से हम इसे कंप्लीट करें। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात है दोस्तों वो ये है, अब चूंकि बहुत सारी चीज़ों को संग्रहित किया जा रहा है ना, सारी चीज़ों को अपन ने जितना अपन ने पढ़ा हुआ था उसे हम एक चार्ट के माध्यम से देख रहे हैं, तो थोड़ा कंजेस्टेड हो सकता है, लेकिन आपको शब्द पूरे समझ में आएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम बात की शुरुआत करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर दोस्तों स्वरों के वर्गीकरण से, ठीक है। अब उच्चारण स्थान में एक तरफ हमारे पास स्वर है और एक तरफ दोस्तों उसका स्थान है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, वर्ग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह कौन सा वर्ग है, तो वो भी आपसे आ जाएगा। कैसे? जैसे हम बात करें यहाँ पर दोस्तों आ, ठीक है, छोटा अ, बड़ा अ, कहाँ से आ रहे हैं दोस्तों, तो इनका स्थान है कंठ। अब कंठ स्थान का मतलब है वे स्वर जिनका उच्चारण कंठ से होता है, उसे दोस्तों हम कहते हैं कि वे स्वर कौन से हैं, कंठ स्वर है, यानी कि स्थान जिसका प्रयोग हो रहा है वो कौन सा है दोस्तों, कंठ है, ठीक है। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण कहाँ से हो रहा है दोस्तों, कंठ से। जैसे आप आ बोलेंगे आ, फिर बड़ा आ, तो ये कहाँ से, ये कंठ से है, ठीक है। आप इसे 2 बार पढ़ेंगे, ये आपसे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनने लगेगा। फिर आगे हम बात करते हैं दोस्तों ई की, ठीक है। अब ई कहाँ से, तालु से। अब यहाँ पर आवश्यकता इस बात की है कि पहले तो हम इस बात को समझें कि आखिर कंठ क्या होता है, तालु क्या होता है, ठीक है। तो देखिए समझिएगा, आपका ये जो मुख है दोस्तों, ठीक है, अब इसमें ही मुख में ही आप जब सबसे लास्ट में जाएंगे, ठीक है, जहां पर आपकी ये जीभ जो है दोस्तों कनेक्टेड और पीछे का भाग जो है ये आपका कंठ, ठीक है। अब इस कंठ से आ, फिर इसके बाद जैसे ही आपने बोला दोस्तों ई, तो ई में आपकी जीभ कहाँ जा रही है, आपकी जीभ दोस्तों ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, ई। फिर जैसे आप ऊ बोलेंगे, ठीक है, ऊ, तो ऊ बोलने में क्या हो रहा है दोस्तों, ओष्ठ, ठीक है। मतलब आप जब उच्चारण कर रहे हैं तो वह स्थल जहां से वो स्वर निकलता प्रतीत हो रहा है वही उसका स्थल कहलाता है, वही उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। तो जैसे ही आपने ऊ बोला, ओठ, ये क्लियर हो गया, ऊ, तो ऊ में आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों, ओष्ठ, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं री, ऋषि, ठीक है। तो री, जब आप री बोलते हैं दोस्तों, री, तो ऋषि को ना री बस बोल रहे हैं, री बोलेंगे तो आपका ये जो है ना मूर्धा आपको मतलब कहां से प्रतीत होगा दोस्तों, मूर्धा से, ठीक है। और ई कहां से, ई तालु से। यहां पर महत्वपूर्ण है कि हम ये समझे कि तालु क्या है, मूर्धा क्या है। तो दोस्तों जीभ जब आपकी ऊपर की छत में, ठीक है, जीभ जो है दोस्तों ऐसा मुंह है और ऊपर की छत में जब दांत के पीछे वाले भाग में जाए तो वो तालु है, ठीक है, तालु। और जब आपकी जीभ ऐसे रोल लेके, क्रीम रोल की तरह दोस्तों, और पीछे थोड़ा सा ऊपर और पीछे की ओर चली जाए तो वो कौन सी जगह होती है, मूर्धा होती है। एग्जाम्पल के लिए जब आप इसे बोलेंगे दोस्तों, ई बोलेंगे, ई तो जीभ ऊपर जा रही, छत की ओर जा रही और सामने जा रही है, ठीक है, दांत में नहीं टकरा रही लेकिन सामने जा रही है। और जब आप री बोलेंगे, री, तो ऋषि के लिए जैसे आप री बोलते हैं दोस्तों वैसे ही वो जीभ कहां चली जाती है, लुढ़क कर थोड़ा सा रोल होकर पीछे की ओर। तो ये आपका कौन सा भाग होता है दोस्तों, मूर्धा। उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा। एक बार हम फिर से यहाँ पर देखते हैं कंठ क्या है भाई, कंठ ये है, ठीक है। कंठ के बाद जब आप बात करें तालु की, तो तालु क्या है, जीभ जब हमारे छत पे दांत के पीछे की ओर जाएगी तो वो तालु है, और क्रीम रोल की तरह रोल लेके थोड़ा और पीछे चली जाएगी तो वो क्या है, वो हमारी मूर्धा। और ओष्ठ तो दोस्तों सबको क्लियर ही है कि ओष्ठ क्या है। तो यहां पर आपका ये 4 क्लियर होता है। अब इन 4 के विषय में दोस्तों एक बार हम फिर से अगर देखें, अब यहीं से हमारे आगे की कहानी निर्धारित हो जाएगी। कैसे, अ कंठ, ई तालु, उ ओष्ठ, री मूर्धा। और अब इसके बाद बात आती है ए की दोस्तों, ए कंठ प्लस तालु, कंठ तालव्य, ठीक है। और फिर एक और कौन सा है, ओ कंठ ओष्ठ। तो ओ और ओ बोलने में तो बिल्कुल आसान है, ओ आपका चला गया, ये कहां से, कंठ और ओष्ठ। अच्छा, कैसे याद रहे भाई ये, कैसे, तो देखें समझे इस बात को। सबसे पहले ही मैं आपको बता दूं कि वर्णमाला पूरी समझ पर आधारित है, ठीक है। इसमें रटने वाला कुछ भी नहीं, इसमें आपको सब कुछ समझना ही होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखें, अगर आपका समझ का लेवल अच्छा है तो आप इसमें भी जंग जीत जाएंगे। कैसे, अगर हम बात करें ओ की, ठीक है, ओ किससे मिलके बना है, तो ओ मिलके बना है दोस्तों किससे, तो आप पाएंगे यहां पर आ भी है और उ भी है, ठीक है। अब आ किससे दोस्तों, आ कंठ से, तो चलो भाई ये हो गया कंठ। और उ किससे दोस्तों, ओष्ठ से, तो ये हो गया कंठोष्ठ। तो इस तरीके से निकल के आ गया ओ आ उ, यानी कि कंठ और ओष्ठ, ओ कंठ और ओष्ठ। ऐसे ही दोस्तों आप जब ए को करेंगे, ए देखेंगे तो ए किससे मिलकर बना हुआ, तो ये वाला ए आप बोलेंगे भाई आ, ठीक है। और आ के साथ में दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, ई। तो अब कंठ, ठीक है, और प्लस तालु, तो ये हो गया कंठ तालु।
उम्मीद है आपको ये क्लियर हो रहा होगा। यदि नहीं भी समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं है, तनाव नहीं लेना, 2 मिनट आप पीछे जाएं, ठीक है, और एक बार फिर से उसे देखें दोस्तों, रिपीट करके, वो समझ में आ ही जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर उच्चारण स्थान क्लियर होता है। और अब हम बात करते हैं उच्चारण स्थान के बाद दोस्तों आगे आयोगवाह की। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में 2 ऐसी ध्वनियां हैं जिन्हें हम किस रूप में जान रहे हैं, 2 ऐसे वर्ण है दोस्तों, कौन कौन, अम और आह, जिन्हें हम आयोगवाह के रूप में जानते हैं। इसे दोस्तों क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है अनुस्वार और इसे विसर्ग। विसर्ग क्या है, विसर्ग है दोस्तों ये आह, ठीक है, और अनुस्वार क्या है, ये है अम। अच्छा, आपको यहाँ पर बता दें, अभी तक बहुत सारे मित्रों के दिमाग में ऐसा कुछ रहा होगा कि भाई अ आ इ ई, ये जब हम जाते हैं आह तक तो ये पूरा स्वर है, और फिर इसके बाद दोस्तों का से लेके ग तक की यात्रा क्या है, व्यंजन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको बता दें, जो आयोगवाह है, अनुस्वार और विसर्ग, इन्हें ना ही स्वर कहा जा रहा है और ना ही व्यंजन कहा जा रहा है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी हिंदी के एक प्रमुख व्याकरणाचार्य हुए हैं, उनका यह मत था कि ये ना ही स्वर है और ना ही व्यंजन है। और ऐसे बहुत सारे हिंदी के व्याकरणाचार्य हैं दोस्तों, जिन्होंने एक रिसर्च के माध्यम से वो इस नतीजे पर पहुंचे, उनका ये मानना हुआ कि ये ना ही स्वर है ना ही व्यंजन है। लेकिन अब चूंकि ये है और प्रश्न इनसे बनते हैं, हम इनका प्रयोग करते हैं, तो हम इनके विषय में पढ़ने जा रहे हैं। आपको यहाँ पर बता दें, जो अनुस्वार है दोस्तों उसको इस चिन्ह के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है, और विसर्ग को दोस्तों कौन से चिन्ह के माध्यम से, तो वो हमारा बिल्कुल क्लियर है। आगे एक और महत्वपूर्ण बात, अनुस्वार हमेशा दोस्तों स्वर के बाद आते हैं, ठीक है, हमेशा स्वर के बाद। हालांकि विसर्ग भी स्वर के बाद ही आते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप इसे कुछ इस हिसाब से समझे कि आप जहां पर भी पढ़ रहे हैं उसमें आप लिख कर देखें। आप रंग लिखिए, ठीक है, आप रंग लिखें, आप संग लिखें। तो रंग लिखने में क्या हो रहा है, रा, और ऊपर दोस्तों कैसी स्थिति, मतलब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, आप इसे देखिए, रंग, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये रंग है, ठीक है। और जब आप प्रातः लिखते हैं तो क्या होता है, आप ऐसे पाएंगे कि 2 डॉट ऐसे रखे हुए प्रातः में, ठीक है। तो रंग में और प्रातः में क्या अंतर है, आपको क्लियर हुआ। तो अब रंग जो है दोस्तों वो है अनुस्वार, उसमें यूज हुआ, और प्रातः में क्या यूज हुआ है दोस्तों, तो प्रातः में विसर्ग यूज हुआ है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, दोनों का जो उच्चारण है उससे भी प्रश्न बन सकते हैं कि उच्चारण का स्थल क्या है। तो आप पाएंगे कि प्रयोग तो ये स्वर के बाद हो रहे हैं, लेकिन एक नाक से, कैसे, रंग, ठीक है, संग, तो नासिका से ध्वनि जा रही। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अनुस्वार जो है इसका उच्चारण स्थान कौन है दोस्तों, तो इसका उच्चारण स्थान है नासिका। और विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों, तो आपको यहां पर बता दें, नोट कर लीजिएगा, इसका है दोस्तों कंठ। कैसे, आप बोल के देखें, प्रातः, प्रातः, अलग लगेगा कि कंठ से आ रही है, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर जाएगा कंठ। ये सीधा प्रश्न होता है उच्चारण स्थान। अभी दोस्तों हम इसके बाद अगले वीडियो में अपन पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन को, और व्यंजन में आपको बता दें, व्यंजन में तो समझ लीजिए कि इसी के द्वारा ही पूरा क्लासिफिकेशन है। कंठ, तालु, ओष्ठ, ये आना ही आना है वहां से प्रश्न, ठीक है, ये छपे छपाए प्रश्न है। तो इसे आप जरूर समझें, बहुत आसान है ये, इसमें कठिनाई कुछ भी नहीं है। अनुस्वार आप नोट कर लीजिएगा, ये नासिका से, और विसर्ग आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये कहां से, ये है कंठ से। तो इस तरीके से हमारा लगभग क्लियर होता है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे भी नोट कर लीजिएगा, विसर्ग का जो उच्चारण है दोस्तों वो हा के समान किया जाता है, प्रातः, हा। जब वो आप बोलेंगे, प्रोनाउंसिएट करेंगे, उच्चारित करेंगे, तो आप कैसे लगेगा, उसमें हा निकल रहा है, ठीक है, हा, तो प्रातः। और एक और महत्वपूर्ण बात, यह सामान्यतः संस्कृत भाषा के हैं, ठीक है। अब इनका जो है दोस्तों हिंदी भाषा में प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन अभी विलुप्ति की कगार पर है। जैसे अब प्रातः काल में अपन कहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप प्रातः काल बोलेंगे, लिखेंगे तो होगा यूज, लेकिन सामान्यतः हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ठीक ऐसे ही दोस्तों मनोकामना कहते थे, जबकि वो मनः कामना है। तो वो बिंदी जो है अब क्या हो रही है दोस्तों, धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। आगे आपको यहाँ पर दोस्तों आप बता दें कि आयोगवाह आपका यहाँ पर होता है चूंकि कंप्लीट, ठीक है, डन। इसके बाद कुछ भी खास यहाँ से नहीं है। एक आध प्रश्न और आप नोट कर लीजिएगा, आयोगवाह ना ही स्वर है ना ही व्यंजन है। इसी के साथ दोस्तों एक और महत्वपूर्ण है, इसे हम शीर्ष बिंदु वाला स्वर कहते हैं, ठीक है, या इसे हम शीर्ष बिंदु वाला वर्ण भी कहते हैं, ठीक है। किसे हम दोस्तों अनुस्वार को शीर्ष बिंदु वाला स्वर भी कह सकते हो और शीर्ष बिंदु वाला वर्ण भी कह सकते हो, और विसर्ग को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो पश्च बिंदु वाला या पार्श्व बिंदु वाला वर्ण भी कहते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो यहां पर आपका ये क्लियर होता है। और अब इसके बाद हम बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के दोस्तों, आपका ये उच्चारण के आधार पर भी क्लियर हो चुका है, स्वरों का वर्गीकरण पूरे तरीके से क्लियर हो चुका है। आप अब क्या करें, तो अब वही जो हमने प्रारंभ में कहा था कि एक चार्ट बनाएं, ठीक है, और उस चार्ट में सारी चीजें क्लासिफाइड करें, ठीक, जो जितना हमने अभी तक पढ़ा है स्वरों का वर्गीकरण, और वो चार्ट ही आपका पूरा रिवीजन करा देगा। मैं फिर से रिपीट करूंगा दोस्तों यहाँ पर कि आपको बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है, कठिनाई कुछ भी नहीं है, बस इसमें हमें क्या करना है, समझ कर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अब बात यहाँ पर हम करते हैं दोस्तों स्वरों के वर्गीकरण में। तो स्वर आपके एक तरफ दिए हुए हैं, ठीक है,
आगे हम आपको बता दें कि मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर, ठीक है, जीभ के आधार पर वर्गीकरण, मुखाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, और इसके बाद हमने अनुनासिक निर्नुनासिक भी देखा, घोषत्व के आधार पर भी देखा, सजाति विजाति भी देखा। तो वो सब आसान थे, उसमें कुछ भी नहीं था। यही है दोस्तों पूरा चार्ट जिसे आपको एक बार रिवाइज करना है। तो यहाँ पर दोस्तों बात की शुरुआत आ के साथ छोटा आ के विषय में बता दें। मात्रा के आधार पर दोस्तों कैसा है, ह्रस्व स्वर है, ठीक है, ह्रस्व है तो इसे हम लघु भी कहते हैं, ठीक है, मूल भी कहते हैं, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो वो आप देख लीजिएगा उसमें जाकर के भी एक सरसरी निगाह पर, और आप भी एक ऐसा चार्ट बना करके जहां पर पढ़ते हैं वहां पेस्ट कर लीजिएगा ताकि रिवीजन होता रहे, है ना। तो आ कैसा है दोस्तों, ह्रस्व है। साथ ही दोस्तों जीभ में जब हम इसे उच्चारित करते हैं तो मध्य, हमने डायग्राम बनाया हुआ था जीभ का दोस्तों, तो मध्य भाग से आ, ठीक है, कौन से भाग से, मध्य भाग से। मुखाकृति के आधार पर दोस्तों अर्धविवृत है, जब आप आ बोलते हैं तो कैसा है, अर्धविवृत है, ठीक है। और जब आप बड़ा आ बोलते हैं दोस्तों तो पूर्ण विवृत है। आ विवृत पूरी तरीके से आपका मुंह खुला होता है और उसमें आधा खुला होता है, ये क्लियर, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों आ में ही और आगे बढ़ते हैं तो कैसा है, ओष्ठाकृति के आधार पर यह दोस्तों अवृतमुखी, अवृतमुखी या अवर्तुल भी कहा जा सकता है इसे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, अवृतमुखी अवर्तुल। अच्छा, ये व्रतमुखी और अवृतमुखी क्या है, बिल्कुल क्लियर था। जैसे आप देखेंगे दोस्तों ऊ, जब आप ऊ बोलते हैं तो क्या हो जाता है, व्रतमुखी, ओठ जो है आपकी ऊ व्रत हो गई, गोलाकार हो गई, और अवृतमुखी में गोलाकार नहीं हुई। तो ये आपका क्लियर है। फिर इसके बाद यहाँ पर दोस्तों और आ के विषय में, ठीक है, आ क्लियर है। बड़ा आ में आते हैं दोस्तों, हम बड़ा आ देखेंगे तो ये कैसा है, मात्रा के आधार पर दीर्घ है, ठीक है। अच्छा, बड़ा आ या आ का पूछ लिया जाए स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ है, और उच्चारण मात्रा के आधार पर दोस्तों बड़ा आ दीर्घ है। दीर्घ क्या है, जो ज्यादा समय ले, ह्रस्व से ज्यादा, ठीक है, ह्रस्व बोलने में कम समय, दीर्घ बोलने में थोड़ा ज्यादा समय। जैसे आ और आ बोलने में थोड़ा कम समय दोस्तों, और आ बोलने में थोड़ा ज्यादा समय, दीर्घ। फिर यहाँ पर जीभ दोस्तों पश्च, ठीक है, पश्च भाग से जीभ के निकलता है आ, और ये जो आ था छोटा वाला ये मध्य से निकल रहा था। फिर इसके बाद मुखाकृति दोस्तों विवृत, यानी कि कैसा, विवृत का मतलब पूरे तरीके से खुला हुआ है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको इंग्लिश में पढ़ाया हुआ था। हालांकि ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों लेकर चलें, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर यहाँ पर दोस्तों ये कैसा है, ये भी अवृतमुखी है, तो ये आपका यहाँ पर क्लियर होता है। और इसके बाद दोस्तों ई की बात करते हैं। ई के विषय में आपको बता दें, ई का दोस्तों क्या है, तो मात्रा के आधार पर ह्रस्व है, ठीक है, ई थोड़ा कम समय लगा, अग्र है, ठीक है, जीभ के आधार पर। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे मुखाकृति में समृत है, और इसके बाद हमने देखा कि ओष्ठाकृति में दोस्तों कैसा है, तो अवृतमुखी है। बड़ी ई की बात करें दोस्तों, यहाँ पर तो बड़ी ई कैसा है आपका, दीर्घ, ज्यादा समय लेगा, ठीक है, थोड़ी बड़ी मात्रा है तो दीर्घ हो गया ये आपका, ठीक है। फिर उसके बाद अग्र हो गया, फिर समृत, और इसके बाद दोस्तों अवृतमुखी। छोटा ऊ की बात करें, ऊ तो कम समय, बड़ा ऊ ज्यादा समय, ठीक है। पश्च ऊ पश्च भाग से निकल रहे हैं दोस्तों, और समृत है, ये भी यहाँ पर क्लियर होता है। ई की ही तरह दोस्तों कैसे है, समृत है। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं ऊ की दोस्तों, तो अब यहाँ से कहानी बदल गई। ऊ कैसा है, ऊ है दोस्तों व्रतमुखी या वर्तुल, जबकि बाकी कैसे चले आ रहे थे, अवृतमुखी। जब आप उन्हें बोलते हैं, मैंने कहा समझ कर बोल कर देखें। ये चार्ट दोस्तों उनके लिए है जिन्होंने पढ़ लिया है। यदि आपने नहीं पढ़ा तो आप पहले तो वीडियो आप पूरी देखें दोस्तों, इसके पहले वाली भी देखें, और साथ में नोट्स बना करके उसको रिवाइज भी करें। बिना रिवाइज करे यहाँ काम नहीं होने वाला। ये चार्ट उनके लिए जिसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ठीक है, और चार्ट जरूर बनाएं। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आगे चल करके ऋषि, ठीक है, ऋषि। यहाँ देखिए आप समझिएगा, एक और महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आपके लिए वो ये है, वर्णमाला के क्रमांकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आप देखेंगे ऋषि कहाँ पर जा रहा है दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 नंबर पर। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऋ जो है ऋषि बना करके दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि यह कौन से नंबर का स्वर है, तो 7वें नंबर का स्वर है। तो स्वर के नंबरिंग भी महत्वपूर्ण है। अब ये आपका क्रम पता होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा क्या है, समस्या देता है। इस कारण से आप इसको जरूर रखें, ठीक है, सामने, और नोट कर लें कि 7th, ठीक है, 7वें नंबर का स्वर है। अच्छा, री जब आप बोलेंगे दोस्तों री तो ह्रस्व स्वर है, ठीक है। अच्छा, कहाँ के भाग से है, तो अग्र भाग से, री अग्र भाग से है तो री अग्र हो गया आपका, ठीक है। अर्ध समृत है, और कैसा है दोस्तों, तो अवृतमुखी है। अब अवृतमुखी आप री बोलेंगे तो आपका वो जो व्रत गोलाकार नहीं होंगी जी, आपकी ओठ है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका क्लियर होता है कि यह कैसा है, अवृतमुखी है। इसके बाद बात की जाए ए की, तो ए दीर्घ है, ए ये भी दीर्घ है, मतलब ये चारों दोस्तों आपके दीर्घ हैं। और ये तो हमने पढ़ा ही है कि ह्रस्व केवल 4 ही हैं, कौन कौन से, ठीक है, तो आ, फिर इसके बाद ई, फिर इसके बाद ऊ, और इसके बाद री, ठीक है। तो ये आपके 4 ही दोस्तों क्या है, ह्रस्व हैं, बाकी सबके सब कैसे हैं, दीर्घ हैं। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, आप एक बार उठा करके रिवाइज करें। मैंने पहले ही कहा कि चार्ट उनके लिए जिन्होंने रिवीजन किया हुआ है, ठीक है। फिर ए के विषय में हम देखें दोस्तों, तो कैसा है, अग्रभाग से है, बड़ा ए भी अग्रभाग से है, ठीक है, ये अर्ध समृत है, ठीक है, ए, और जो ए है दोस्तों ये मात्रा आपकी ये कैसा है, अर्धविवृत है। आगे आपको बता दें अवृतमुखी ही हैं दोनों के दोनों, ठीक है, अवृतमुखी ए अवृतमुखी। ओ दोस्तों कैसा होगा, व्रतमुखी होगा, और ओ भी आपका कैसा होगा, व्रतमुखी होगा। और यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि ये तो दीर्घ है ही,
अब बात आ रही है कि जीभ के आधार पर दोस्तों तो पश्च भाग से, ठीक है, ये भी क्लियर होता है। और अब यहाँ पर मुखाकृति के आधार पर, मुख विवर के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, तो ये कैसा है दोस्तों, ओ है यहाँ पर अर्धसंवृत और औ है यहाँ पर दोस्तों विवृत। उम्मीद है आपका क्लियर हो रहा होगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, यदि पहले का नहीं पढ़ा है तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा भी यहाँ पर सब मिक्स भी हो रहा होगा, तो पहले तो पढ़ लीजिए और उसके बाद क्लासिफाइड कर लीजिए। अब ये तो बात हुई दोस्तों इस चार्ट की, यानी कि स्वरों का वर्गीकरण यहाँ कंप्लीट होता है। अब कुछ और महत्वपूर्ण और कुछ अन्य ऐसे तथ्य जो हमने अभी तक नहीं देखे हैं, जैसे छोटा आ को दोस्तों उदासीन स्वर भी कहा जाता है। सीधा प्रश्न होगा उदासीन स्वर क्या है, तो छोटा आ। आप नोट कीजिएगा, छोटा आ को उदासीन स्वर भी कहा जाता है। साथ ही दोस्तों इसे शिथिल स्वर भी कहा जाता है। अब जो उदासीन है शिथिल है, ठीक है। साथ ही अदृश्य मात्रा वाला स्वर भी कहा जाता है। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है कि भाई सबकी तो मात्रा है, बड़ा आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, ऊ की मात्रा है, आ की मात्रा नहीं होती है, तो इसे हम अदृश्य स्वर वाला या अदृश्य मात्रा वाला स्वर भी कहते हैं। तो तीन तथ्य यहां पर मिले, पहला उदासीन स्वर, दूसरा अदृश्य मात्रा वाला स्वर और तीसरा शिथिल स्वर। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, हमारा आंसर लगना चाहिए। फिर दोस्तों बड़ा आ के विषय में भी एक और तथ्य है, वह है कठोर स्वर, ठीक है, इसे कठोर स्वर कहा जाता है। तो इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं स्वनिम की। स्वनिम के विषय में आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं मैटर कर रहा दोस्तों। हो सकता है आप इसे जान रहे हो लेकिन आपको पता नहीं था कि इसे हम स्वनिम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो साइन है, ये जो चिन्ह है दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं, स्वनिम कहते हैं हिंदी भाषा में। और इस स्वनिम का प्रयोग सामान्यतः आप अंग्रेजी के शब्दों में या हिंदी में स्वरों के साथ करते हैं, अर्थात यह स्वर रहित, ठीक है। स्वर के बिना दोस्तों आप इसका यूज कर ही नहीं सकते हैं, स्वर होगा ही होगा वहां पर। अब जैसे एग्जांपल के लिए अंग्रेजी शब्दों में कैसे, जैसे कॉलेज, ठीक है, या मॉल, जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो ऊपर दोस्तों क्या लग जाता है, स्वनिम। मैं यहां पर आपको लिख कर दिखाता हूं दोस्तों, कॉलेज, ठीक है, कॉलेज या मॉल, तो मॉल में आप ऐसे लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो कॉलेज हो गया, मॉल हो गया, ये आपका क्लियर हो रहा है। फिर इसके बाद एक अंतिम तथ्य और यह है दोस्तों सिरोरेखा। अब बात ये आती है कि ये सिरोरेखा है क्या, किसे कहते हैं सिरोरेखा। तो यहां आप जान लीजिएगा, वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को हम सिरोरेखा कहते हैं, जो शीर्ष रेखा है। जैसे एग्जांपल के लिए दोस्तों हमने लिखा यहां पर शीर्ष, तो शीर्ष में आप जब ऐसे लिखते हैं तो ये जो रेखा है दोस्तों इसे कहते हैं सिरोरेखा। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो रही होंगी। हमने अभी तक सारा कुछ पढ़ लिया स्वरों के बारे में, और अब हम दोस्तों अपने अगले चैप्टर में हम चर्चा करेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन के बारे में आपको बता दें, इसके पहले हमने स्वरों का अध्ययन किया हुआ है। स्वर के वर्गीकरण क्या है क्या नहीं, इस विषय में दोस्तों पूरा 2 वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से मुख्य तौर पर हम देखेंगे कि व्यंजनों की यात्रा देखेंगे दोस्तों, कि मूलतः व्यंजन कितने हैं, व्यंजन किस किस प्रकार के हैं। साथ ही दोस्तों व्यंजनों के वर्गीकरण की भी चर्चा इसी वीडियो के माध्यम से की जाएगी। तो चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ हम शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि भाई वर्णमाला में टोटल जो वर्ण है वो हमने देखे हुए हैं कि 52 है, ठीक है। और इसके पहले हम समझ चुके हैं और इस बात की हमें पूरी जानकारी है कि व्यंजन जो है दोस्तों वो है 39 और स्वर जो है वो है 13, ठीक है। 39 व्यंजन है और 13 स्वर है। अब यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि आखिर ये जो 39 व्यंजन है ये है कैसे कैसे, क्या क्या इनका क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बता दें कि मूल तौर पर जो व्यंजन है दोस्तों, जो मुख्य मूल व्यंजन है उनकी संख्या 33 है। अब ये कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 पर है दोस्तों यहाँ पर स्पर्श व्यंजन, ठीक है। आप इसे नोट करते चले जाइएगा, धीरे धीरे ये चीजें भी समझ में सारी आ ही जानी है, ठीक है। स्पर्श 25, अंतः दोस्तों 4, ठीक है। ऊष्म व्यंजन है 4। अब बात ये आती है कि आखिर ये स्पर्श व्यंजन क्या है, अंतःस्थ व्यंजन क्या है और ऊष्म व्यंजन क्या है। तो आपको यहाँ पर बता दें कि जो स्पर्श व्यंजन है दोस्तों, इसका मतलब होता है ऐसे व्यंजन दोस्तों जब वे हवा जब निकल रही होती है, जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो हवा है दोस्तों वो जीभ के या मुख के किसी न किसी अवयव को स्पर्श करते हुए निकलती, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन वे हैं दोस्तों जो आप जब इनका उच्चारण करेंगे तो ऐसा आपको प्रतीत होगा जैसे ये अंदर से निकलते हो। अच्छा, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो आपको बता दें, परिभाषाओं से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एक आध कोई परिभाषा से प्रश्न बनते हैं तो वो भी आपको बन ही जाएंगे कि भाई स्पर्श करते हुए निकल रहा है तो स्पर्श व्यंजन, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है आप जब उनका उच्चारण कर रहे हैं कि वो व्यंजन अंदर से निकल रहे हैं, ठीक है, जैसे या, रा, ला, वा, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये होता है अंतःस्थ व्यंजन। और इसके बाद जब हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म क्या है दोस्तों, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के दौरान ऐसा लगेगा जैसे ऊष्मा बाहर निकल रही है या गर्म वायु निकल रही है, जैसे सा, शा, शा, हा, तो ये ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि भाई आपसे सीधा प्रश्न हो सकता है कि संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या है दोस्तों 25, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या है 4, ऊष्म व्यंजनों की संख्या है 4।
अब आप इसे नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि ये स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक के व्यंजन स्पर्श होते हैं। तो सबसे पहले तो जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि स्वर हो गए दोस्तों आ से लेके अह तक। अब शुरुआत होती है का से। तो यहाँ पर आप एक चार्ट देख पा रहे हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि क ख ग घ इंगा च छ ज झ इया। तो एक्चुअल में ये जो है दोस्तों, ये एक चार्ट के माध्यम से आपको इनके वर्ग बताए गए हैं कि का वर्ग में क्या क्या आता है, ठीक है। जो आपका पहला है दोस्तों यही वर्ग है, ठीक है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। अब क ख ग घ इंगा, चा वर्ग में क्या आएगा च छ ज झ इया, टा वर्ग में ट ठ ड ढ ढ, ता वर्ग में ता थ द ध न और पा वर्ग में दोस्तों पा फ ब भ म। तो ये हमने देखा कि 5 वर्ग हैं। अब यही जो 5 वर्ग हैं दोस्तों, इनमें 5 5 5 5 क्या है आपके वर्ण हैं, हर एक ब्लॉक में 5 हैं। तो 5 25, तो इनकी कुल संख्या कितनी हो गई दोस्तों स्पर्श व्यंजनों की 25। यहाँ पर महत्वपूर्ण है, इसे ही वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। वर्गीय क्यों? क्योंकि भाई 5 वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो वर्गीय व्यंजन भी यही कहलाते हैं। तो उम्मीद है आपका ये क्लियर हो रहा होगा। आगे आपको बता दें अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा, या र ला वा, ये जो है ये अंतःस्थ व्यंजन है, ठीक है। या र ला वा। इसके बाद बात आती है ऊष्म व्यंजन की दोस्तों। तो ऊष्म कौन से हैं? सा श और हा, श और हा, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों ये कौन से व्यंजन होते हैं? ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई 25 स्पर्श, 4 अंतःस्थ, 25 4 29 और 29 4 हो गए दोस्तों 33। तो ये जो 33 है यही मूल व्यंजन है, ठीक है। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कीजिएगा, यही मूल व्यंजन है। कहाँ से लेके कहाँ तक दोस्तों? का से लेके हा तक की जो यात्रा है ये आपका क्या है? मुख्य तौर पर यही मूल व्यंजन है। कैसे? क ख ग घ इंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ त थ द ध न, प फ ब भ म, या र ला वा, श हा, ठीक है। तो यही आपके क्या है दोस्तों, यहाँ पर यही आपके मूल व्यंजन हैं, मूल व्यंजनों की संख्या। अब आगे हम बात करते हैं इनके अलावा और क्या है। तो इनके अलावा 2 और हैं दोस्तों उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है। उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो ड और ड, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक है जिसमें नीचे बिंदी नहीं है और एक है जिसमें बिंदी है। क्या होता है इनमें अंतर, ये हम आगे देखने जा रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो महत्वपूर्ण है आप नोट कीजिए कि भाई उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? 2 हैं, ढा और डा, ठीक है। तो आप देखेंगे इसके बाद। अब बात आती है संयुक्त की। संयुक्त व्यंजनों की संख्या है दोस्तों 4, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। संयुक्त व्यंजन की परिभाषा क्या होगी? संयुक्त क्या होगा, ठीक है। तो संयुक्त का मतलब होता है कि जब 2 मिल जाएं तो संयुक्त हो गए, ठीक है। जैसे हम देखते हैं हमारा परिवार, संयुक्त परिवार या एकल परिवार। तो जब परिवार मिले हुए हों तो क्या हो गया वहां पर? संयुक्त। ये एक आसान एग्जाम्पल है। और यहां पर क्या होगा दोस्तों, जब 2 वर्णों का मेल होकर के कोई तीसरा वर्ण बनेगा तो वो आपका संयुक्त वर्ण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए छ, त्र, ज्ञ और श्रा, छ, त्र, ज्ञ और श्रा, ये 4 दोस्तों मिल करके बने हुए हैं, ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। छ बनता है का और शा से, त्रा बनता है ता और रा से। तो इस तरीके से दोस्तों इनको हम समझेंगे, इन चारों के विषय में हम देखेंगे अभी आगे चल करके। फिलहाल आप नोट कर लीजिए कि भाई संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो संयुक्त है आपके 4, छ, त्र, ज्ञ और शा। तो इस तरीके से आपका पूरा क्लासिफिकेशन होता है दोस्तों 52 वर्णमाला के, इन 52 वर्णों का, ठीक है। आपके वर्णमाला के जो 52 वर्ण है, 39 व्यंजन है, स्वर 13 है, ये आपका पूरा कंप्लीट होता है। आप इसे नोट कीजिए, महत्वपूर्ण है। एक अब यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं हम उन पे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहां पर आपको एक प्रश्न देखने मिलेगा कि मूल व्यंजन कहां से लेके कहां तक है? का से लेके हा तक, का से लेके हा तक मूल व्यंजन है। का से लेके हा मतलब 33। फिर से मैं रिपीट करूंगा, पूरे स्पर्श व्यंजन मूल व्यंजन है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों जो अंतःस्थ व्यंजन है और जो ऊष्म व्यंजन है ये भी कौन है? मूल व्यंजन है, यानी कि 25 ये हो गए आपके, ठीक है, स्पर्श। और इसके बाद आपके 4 आपके कौन से दोस्तों? अंतःस्थ, और 4 हो गए स्पर्श। तो 25 4 29 4 33। अब प्रश्न कैसे क्रिएट होता है? देखिए प्रश्न आपका बनेगा कि भाई निम्नलिखित में से कौन मूल व्यंजन नहीं है, ठीक है, या कौन मूल व्यंजन है। अब आपको ये देखना होगा कि वहाँ ऑप्शन में आपके क्या है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से आप उनको रख पाएंगे कि ये मूल व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो आप कुल मिलाकर लिख लीजिएगा कि का से लेके जो हा तक की यात्रा है ये पूरे मूल व्यंजन है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये पूरा चार्ट क्लियर होता है। इसके अलावा आपको बता दें एक प्रश्न कुछ इस हिसाब से भी पूछा जा चुका है कि वर्णमाला में, ठीक है, वर्णमाला में, आप प्रश्न को समझिएगा, वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों को हटाकर कुल कितने वर्ण हैं? यदि संयुक्त व्यंजनों को हटा दिया जाए तो व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो भैया यहाँ पर वर्णमाला को जैसे ही आप हटाएंगे, ठीक है, वर्णमाला की यदि हम बात करें, संयुक्त व्यंजन यदि आप हटाते हैं, वर्णमाला में दोस्तों कितने वर्ण हैं? तो 52, 52। अब 52 में से संयुक्त है 4, आप हटा देंगे तो आंसर आपका 48। इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब जब एक प्रश्न ऐसा पूछा जा चुका है कि वर्णमाला से संयुक्त व्यंजनों को यदि हटा दिया जाए तो इनकी संख्या कितनी बचेगी? तो 48। तो हो सकता है उच्छिप्त पूछ लिए जाए, हो सकता है
ऊष्म हटा दिए जाएं, हो सकता है कल के दिन अंतःस्थ हटा दिए जाएं। तो कुल मिलाकर आपको ये करना है कि भाई अपने कॉन्सेप्ट पर पकड़ रखनी है और उसी के आधार पर, उसी के बेस पर आपको अपने सही उत्तर तक पहुंचना है। जैसे मैं आपसे कहूं कि वर्णमाला के, ठीक है, वर्णमाला के अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजनों को यदि हटा दिया जाए तो कितनी संख्या होगी वर्णों की। तो यहां पर आपने जैसे ही 52 से दोस्तों 4 माइनस किया तो 48, और 48 से फिर से 4 माइनस किया तो 44, यानी कि अब आपके पास कितने हैं दोस्तों, यहां पर 44 वर्ण शेष बचेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप नोट कीजिए और समझिए अपने हिसाब से। यहां से जितने एंगल, जितने दृष्टिकोण हो सके दोस्तों, उतने प्रश्न यहां से क्रिएट कीजिए। अगला एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको बता दें, ये तो बात थी वर्णमाला की। अब वर्णमाला के बाद एक प्रश्न और हो सकता है व्यंजन से, कि यदि व्यंजनों से हम क्या करें, व्यंजन से हम संयुक्त व्यंजनों को हटा दें तो कुल कितने व्यंजन बचेंगे। तो भाई अगर 39 में से आप 4 हटा देंगे तो आपके पास 35 बचेंगे। यदि व्यंजनों से हम उच्छिष्ट व्यंजनों को हटा दें तो कितने व्यंजन शेष रह जाएंगे। तो 39 में से 2 आप हटा देंगे दोस्तों, तो आपके पास कितने बचेंगे, 37। तो आप इस हिसाब से भी अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। कुल मिला के निष्कर्ष वही निकल रहा है कि आपके पास ये कॉन्सेप्ट में पकड़ होनी चाहिए। तो यहां पर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और अब हम आगे चर्चा करें दोस्तों व्यंजनों के वर्गीकरण की, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि मूल व्यंजन 33 हैं और आपके स्वर जो है दोस्तों मूल कितने हैं, 11, जो कि पहले बताए गए हैं। यानी कि कुल कितने दोस्तों, मूलतः इस वर्णमाला में मूल तौर पर जो व्यंजन और स्वर हैं उनकी संख्या है दोस्तों कितनी, 44। 11 और 33 44। अब हम बात करते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण की। एक इमेज भी सामने है आपके। व्यंजनों के वर्गीकरण को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है मोटे तौर पर, जिसमें सबसे पहले यदि हम बात करें तो हम क्रम से यहाँ पर प्रश्न के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर और दोस्तों यहां हम घोष या स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों को वर्गीकृत करने जा रहे हैं। तो बात की शुरुआत यहां पर प्रश्न के आधार पर वर्गीकरण से, ठीक है। व्यंजनों को दोस्तों यदि हम प्रश्न के आधार पर वर्गीकृत करें तो अधोलिखित आधार पर हम इसे वर्गीकृत कर सकते हैं। और अधोलिखित आधार क्या है, तो ये प्रश्न में पूछे जा सकते हैं हमारे परीक्षा में एक प्रश्न के रूप में। आपको यहाँ पर बता दें इनकी कुल संख्या है दोस्तों 8, ठीक है। पहले नंबर पर यहाँ पर है स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, जैसा कि हमने अभी पहले ही समझा हुआ है कि स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। तो डायरेक्ट इनसे एक संख्या भी पूछी जा सकती है प्रश्न के रूप में, और आपसे फिर ऑप्शन देकर के भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन स्पर्शी है, कौन स्पर्शी नहीं है। और एक प्रश्न तो हो सकता है कि भाई प्रश्न के आधार पर वर्गीकरण में आपके इनमें से ऑप्शन में कुछ ना कुछ हो सकता है। तो आप इसे नोट कीजिए, रिवीजन कीजिए, निश्चित तौर पर आपका प्रश्न ठीक ठाक सही जाएगा ही जाएगा, ठीक है। चले, समझ का लेवल बस अच्छा बनाए। तो स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, तो इनकी संख्या दोस्तों कितनी है, इनकी संख्या है 25, जैसा कि हमने अभी देखा हुआ है कि 25 संख्या है। और कौन कौन से हैं, तो का वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, यानी कि काखा गागा इंगा चाचा चाचा इया टठ डडा तथ दधना पफ बब मा, ठीक है। ये 5 वर्ग दोस्तों, 5 25, इनकी संख्या कितनी हो गई, 25। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन कौन है, जो जब निकले तो कुछ ना कुछ स्पर्श जरूर हो, ठीक है। आपका जो वायु जब निकल रही हो दोस्तों तो मुख के, जीभ या अदर किसी एरिया पे वो जरूर स्पर्श करते हुए निकले, तो वो आपका स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। और वर्गीय क्यों, क्योंकि इन्हें वर्ग में रखा गया है। 5 वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण रखे हुए हैं, तो 5 25। यहां पर उम्मीद है आपका ये क्लियर हो रहा होगा। आगे हम बात करते हैं संघर्षी या ऊष्म व्यंजन की, ठीक है। तो आपको यहां पर बता दें कि यह वैसा ही जैसा कि अभी हम देखते हुए चले आ रहे हैं दोस्तों, 4 ऊष्म। अब ऊष्म कौन कौन से हैं, स, स, स और ह। यहां पर दोस्तों आपको लिख देते हैं, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। ऊष्म श, 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 ह, ये कौन से हैं, ये है ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म कौन से थे ये हम पहले ही बता चुके हैं, हमें पता है कि भाई ऊष्म कौन है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई दोस्तों, संघर्षी और ऊष्म की। संघर्षी क्यों, क्योंकि जब ये निकल रहे हैं तो संघर्ष कर रहे हैं, और ऊष्म इसलिए क्योंकि जब ये निकल रहे हैं दोस्तों शाह शाह शाह, तो लग रहा है जैसे ऊष्मा निकल रही हो। तो यहाँ आपका ये भी क्लियर होता है। फिर बात आती है स्पर्श संघर्षी की। तो स्पर्श संघर्षी जो है, जो प्रश्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण है, इसका एक आधार है। और इसमें जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, चा वर्ग इसमें रखा गया है। स्पर्श संघर्षी कैसे, देखें, च, छ, ज, झ, इया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, स्पर्श तो ये चूंकि पहले से है तो स्पर्श तो हम लगा ही देंगे, स्पर्श है, स्पर्शी व्यंजन है ये। 25 व्यंजन जो है स्टार्टिंग के, वो कौन है दोस्तों, स्पर्शी हैं। तो स्पर्श तो ये है ही। अब बात ये आती है संघर्षी शब्द क्यों इसमें जोड़ दिया गया है, जबकि संघर्षी कौन थे, संघर्षी तो ऊष्म थे, सा 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 ह वाले। तो उसका कारण ये है क्योंकि जब ये निकल रहे होते हैं तो ये भी संघर्ष कर रहे होते हैं। कैसे, देखिए हम समझते हैं। का, ख, ग, घ, इंगा, क, ख, ग, घ, इंगा, कोई संघर्ष नहीं। लेकिन जैसे हम चा छा बोलते हैं, च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, जैसे हम सा, श, श, ह बोल रहे थे, जब हम इनको बोल रहे थे तो जो ऊष्मा, जो संघर्ष इनके दौरान हो रहा है, वही ऊष्मा, वही संघर्ष यहां पर भी पाया गया चा वर्ग में। और यही एकमात्र प्रमुख कारण है कि चा वर्ग को संघर्षी भी कहा गया। तो स्पर्श के साथ संघर्षी, स्पर्श संघर्षी वर्ग किसे कहा गया है दोस्तों, तो चा वर्ग को कहा गया है। अब आपके सामने एक प्रश्न, ठीक है, प्रश्न कुछ इस हिसाब से कि निम्नलिखित में से कौन स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं है।
तो आपके 3 ऑप्शन यहीं से हैं, च छ ज, और उसके बाद मान लीजिए ख रखा हुआ है, तो भाई ये नहीं है। अब प्रश्न बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, इनकी कोई संख्या नहीं होगी, इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट किए जा सकते हैं, और ऑनलाइन माध्यम में तो निश्चित तौर पर हजारों की तादाद में संख्या में दोस्तों यहाँ पर प्रश्न देखने मिल रहे हैं। तो आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, कॉन्सेप्ट पे पकड़ बहुत मजबूत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है दोस्तों यहाँ पर अनुनासिक, ठीक है। अनुनासिक में हम देखते हैं कि भाई लिखा हुआ पंचमाक्षर, तो सबसे पहले तो हम ये समझे कि अनुनासिक क्या है और फिर हम ये समझे कि पंचमाक्षर क्या है। तो बात की शुरुआत यहाँ पर अनुनासिक के साथ। अनुनासिक को जब आप देखते हैं दोस्तों, तो अनुनासिक को ही आप नासिक के लिख सकते हैं, और ये वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले। अब बात आती है पंचमाक्षर की कि आखिर पंचमाक्षर कौन है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हर वर्ग को हमने क्या बोला, क वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, और हर वर्ग में आप जाते हैं तो दोस्तों 1 2 3 4 और 5, पांचवा। तो ये जो 5वां अक्षर है दोस्तों हर वर्ग का, यही पंचमाक्षर है। अब वर्ग कितने हैं, वर्गों की संख्या है 5, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, और इनके लास्ट का जो है दोस्तों वह है पंचमाक्षर, जैसे इंगा, इया, अड़ा, न और मा। तो ये जो पंचमाक्षर हैं, ठीक है, तो इन्हें अनुनासिक में रखा गया है, ठीक है। और अनुनासिक क्या है दोस्तों, जिनके उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले। आप उच्चारण करके देखें, क ख ग घ इंगा, क ख ग घ इंगा, च छ ज झ इया, ठीक है। तो जब आप बोलते हैं तो वो हवा जाती है, ठीक है, मुंह के साथ में नाक से भी, तो आपने उसे कहाँ रखा, पंचमाक्षर में। तो ये क्लियर होता है आपका अनुनासिक और नासिक, दैट्स इट। फिर इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं पार्श्विक की दोस्तों, ठीक है। तो पार्श्विक किसे कहा गया है, ये महत्वपूर्ण है। तो पार्श्विक है दोस्तों ला, ला को पार्श्विक कहा जा रहा है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पर बता दें, नीचे आप देखेंगे इसमें एक हलंत लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ महत्वपूर्ण है दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही समझा हुआ, अपनी पहली वीडियो में ही हमने आपको बता दिया था कि व्यंजन कौन है। तो दोस्तों व्यंजन वे हैं जो स्वरों से बंधे हुए हैं, ठीक है। और स्वर कौन है, स्वर स्वतंत्र हैं, ठीक है। स्वर स्वतंत्र है का मतलब यह है कि जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं वे स्वर हैं, और जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं वे व्यंजन है। लेकिन अगर स्वर नहीं है तो वह मूल व्यंजन है, ठीक है। मतलब आप देखेंगे जहां पर हलंत लगा हुआ है वही शुद्ध व्यंजन है, ठीक है। मूल तो नहीं लेकिन शुद्ध आप कह सकते हैं, वह शुद्ध व्यंजन है दोस्तों। शुद्ध रूप से व्यंजन यही है, लेकिन हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते। कैसे उच्चारण करें, अब आप लड़ाई मत करिएगा। लड़ाई किससे, ना पुस्तक से, ना शिक्षक से, और ना ही अपने आप से। यहाँ पर तो हमें बस आगे निकलना है पढ़ करके, ठीक है। तो ला में दोस्तों जब हलंत लगा है तो शुद्ध व्यंजन यही है, लेकिन हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते बिना स्वर की सहायता से। तो यहाँ पर अदृश्य मात्रा वाला स्वर यानी कि छोटा अ जब ऐड हो जाएगा दोस्तों तो ये बन जाएगा ला, और फिर हम उसका उच्चारण कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर बता दें कि जो पार्श्विक वर्ण है ये ला है, ठीक है। ला को पार्श्विक वर्ण कहा गया। अब क्यों कहा गया है, तो आप इसका उच्चारण करके देख लीजिए। जैसे ही आप ला बोलते हैं दोस्तों, ला पार्श्विक की परिभाषा क्या हुई, ला मतलब एक ऐसी स्थिति जब जिह्वा ऊपर की ओर जाए, ठीक है। ला ऊपर की ओर जाए और हवा दोनों ओर से निकल जाए, दोनों पार्श्व मतलब होता है किनारे, सतह, दोनों से निकल जाए, दोनों ओर से हवा एकदम से, तो वह होता है दोस्तों पार्श्विक। तो यहाँ पर पार्श्विक है आपका क्लियर हो रहा है। अगला दोस्तों द्विगुण है, ठीक है। द्विगुण क्या है, तो आपको यहाँ पर बता दें दोस्तों, उच्छिप्त व्यंजन ही द्विगुण है। उच्छिप्त का मतलब ये दोस्तों, आपके जब ड ढ आप बोले और नीचे क्या हो, बिंदी हो, तो वो आपके उच्छिप्त हैं, वही द्विगुण हैं और वही ताड़न जात हैं, ठीक है। इन्हें ताड़न जात भी कहा जा रहा है, आप नोट कर लीजिएगा। पूछा जा सकता है ताड़न जात वर्णों की संख्या तो 2 है, कौन से, ड ढ। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों, जब आप इसे बोलते हैं तो जिहा या जीभ आपके ऊपर जाकर और झटके से नीचे आती है, जैसे ड ढ, ठीक है, ट ठ ड ढ, तो एकदम से झटके से नीचे आती है, तो वही आपका क्या है दोस्तों, द्विगुण, उच्छिप्त और ताड़न जात, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों प्रकंपित और लुंठित। प्रकंपित और लुंठित कौन है दोस्तों, रा। रा जब आप बोलते हैं दोस्तों तो जीभ एकदम लुढ़क रही होती है, ठीक है। आपका जीभ जो है लुढ़कती हुई, ठीक है, रा लुढ़कती हुई आपको यहाँ पर आभास होगा दोस्तों, तो इसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, लुंठित। और इसके बाद बात आती है अर्धस्वर। अर्धस्वर किसे कहा गया है, तो इन्हें कहा गया है दोस्तों या और वा को। अब यहाँ पर आपको बता दें अंतःस्थ व्यंजन जो है दोस्तों, इसकी परिभाषा थी दोस्तों अंतःस्थ की आपका जो स्वर और विसर्ग के मध्य हो, जबकि आयोगवाह का क्या है, ना स्वर और ना व्यंजन, ठीक है। ये याद रखिएगा आप, अंतःस्थ व्यंजन कौन है, जो स्वर और व्यंजन के मध्य के हैं, बीच के हैं, और जबकि आयोगवाह कौन है, ना ही स्वर है ना ही व्यंजन है। वो भी प्रश्न पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो अर्ध स्वर है दोस्तों, ये किसे कहा गया, तो मुख्य तौर पर या और वा को कहा गया। या और वा को यहाँ पर क्या कहा गया है, अर्ध स्वर कहा गया। तो आपका यहाँ पर क्लियर होता है। इसके बाद दोस्तों आगे हम बात करते हैं अब बहुत महत्वपूर्ण उच्चारण स्थान के आधार पर, और आपका ये पूरा चार्ट लगभग क्लियर है। अब उच्चारण स्थान भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसके पहले हमने बताया हुआ है भाई कि कंठ क्या है, ठीक है, तालु क्या है, मूर्धा क्या है। आप जब उच्चारण करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको वहां पर आभास होगा कि कौन कंठ है, ठीक है। जीभ आपकी यहाँ पर बताएगी। तो आप देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर अधोलिखित भागों में इसे डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। और कंठ
ठीक है। सबसे पहले कंठ, तो आप देखेंगे क ख ग घ इंगा, तो ये कहाँ के हैं दोस्तों, का वर्ग कंठ से, ठीक है। का वर्ग का स्थान कौन सा है, उच्चारण स्थान कंठ है, कंठ से ध्वनि आपकी जा रही है, ठीक है। क ख ग घ इंगा। तालु दोस्तों चा वर्ग, चा वर्ग आपका जो है, ठीक है, यहाँ आप नोट कीजिएगा का वर्ग और ये चा वर्ग, ठीक है। चा वर्ग दोस्तों तालु, तालु कौन है, तो आप बोल कर देखें च छ ज झ, जीभ दोस्तों आपकी ऊपर की छत में, जब दांत के पीछे ऊपर की छत में जाके टकराए तो वो आपका कौन सा वर्ग हो गया, वहां से तालु, वो तालु है और चा वर्ग तालु से उच्चारित होता है, ठीक है। च छ ज झ इया। फिर इसके बाद दोस्तों मूर्धा कौन है, तो वही जहां पर आप तालु में थे, तालु से और पीछे का भाग, यानी कि हमारे उस जीभ की छत का पिछला भाग, ठीक है, कंठ के आगे का भाग, ठीक। तो आप बोलकर देखें मूर्धा वाली जगह टा ठा, जीभ क्रीम रोल की तरह पीछे जाती है और ऊपर जाकर टकराती है, तो ट ठ ड ढ ढ, ये आपका हो गया मूर्धा। बात आती है दंत की दोस्तों, तो ता वर्ग, ठीक है। कौन सा वर्ग, ता वर्ग दंत वर्ग है, ठीक है, दंतव्य वर्ग है। अब कैसे, दांत से इसका उच्चारण होगा, त थ द ध, जीभ आपकी जाके दोस्तों दांत में टकराएगी। आप बोल के देखें ता थ द ध न, तो आपकी जो जीभ है दोस्तों वो कहाँ टकरा रही, दांत से, तो ये हो गया इसका स्थान, उच्चारण स्थान दंत, ठीक है। और फिर बात आती है ओष्ठ, ओष्ठ दोस्तों ओठ, ठीक है। आप बोल कर देखें पा फा बा भा मा, तो इसका उच्चारण स्थान हो गया यहाँ पर ओष्ठ। तो उम्मीद है आपका ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। और इसके बाद बात आती है ऊष्म और अंतःस्थ व्यंजनों की, तो इसके स्थान को दोस्तों हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। आगे अभी हम देखते हैं दोस्तों एक और वर्गीकरण घोषत्व के आधार पर। तो यहाँ पर दोस्तों घोषत्व के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, पहला है अघोष और दूसरा है सघोष। अब अघोष क्या है, सघोष क्या है, तो आपको यहाँ पर बता दें दोस्तों, घोषत्व का मतलब होता है स्वर तंत्रियों में कंपन। जब आप बोलते हैं तो उच्चारण के दौरान जब वायु निकलती है तो वो स्वर तंत्री जो होती है दोस्तों हमारी, उनमें कंपन हो रहा होता है, ठीक है। जैसे तो यहाँ पर आप बोल करके देखें, जितने स्वर हैं दोस्तों, ये हमने पहले ही बताए हुए स्वर सारे सघोष हैं, तो आप बोल कर देखें अ ई उ, ठीक है। या एक और महत्वपूर्ण जो बात है उसे आप समझिएगा, तो सघोष जब आपकी क्या हो रही दोस्तों, वायु निकल रही है तो स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा है, और अघोष क्या है, जब स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसे हम समझते हैं। तो जो भी आपके वर्ग दिए हुए हैं दोस्तों, इन वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर, ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं ऐसे ही बांटा गया है, एक ब्लैक कलर की बीच में लाइन है, तो ये आपका पहला और दूसरा जो वर्ग का दोस्तों वर्ण है, ये आपके कौन होते हैं, अघोष, और तीसरे चौथे पांचवे होते हैं सघोष, ठीक है। अघोष में क्या होगा, अघोष में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा, और जबकि सघोष में स्वर तंत्रियों में कंपन दोस्तों होगा। हम बोल करके यहाँ पर देखते हैं क ख ग घ इंगा, ठीक है, क ख ग घ इंगा, ऑटोमेटिक एक झंकार टाइप की होगी, जब आप उसे बोलेंगे तो ऐसा आभास होगा कि हाँ कंपन हो रहा है। क ख ग घ इंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, ठीक है, प फ ब भ म, तो एक कंपन टाइप का होता है। तो लास्ट के जो तीन है आपके, ठीक है, वो सघोष है, और शुरू के जो दो है दोस्तों वो कौन है, अघोष है। तो यहाँ आपका क्लियर होता है अघोष सघोष। और अब आगे बात की जाए कि ऊष्म और अंतःस्थ में कैसी स्थितियां हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है, ये ऐसा क्लासिफाइड ही किया गया दोस्तों, ठीक है। जो सा है, ये ट्रिपल जो आपके तीनों सा है दोस्तों, चाहे वह शक्कर वाला हो, सेटी वाला हो या सरौते वाला हो, ये तीनों आपके दोस्तों जो सा हैं, ये तीनों के तीनों आपके अघोष हैं। और बाकी जो आपका है हाथ से लेकर के यारा लावा दोस्तों सब कुछ, मतलब आपके अंतःस्थ भी और हा भी, ये सभी आपके कौन है दोस्तों, सघोष हैं। कैसे, आप बोल कर देखें ह शा 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 हा बोलने पे दोस्तों कहाँ पर जाएगा वो सघोष में, या रा ला वा ये भी कहाँ पर है, सघोष में। तो यहाँ पर आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है कि भाई अब आपका अघोष क्या है और सघोष क्या है। सघोष क्या है, जहाँ पर स्वतंत्रियों में कंपन होते हैं। कुछ नहीं है तो आप इसे याद भी रख सकते हैं कि शुरू के दो जो हैं वो अघोष हैं और तीसरे चौथे पांचवें दोस्तों लास्ट के तीन कौन है, सघोष हैं। अब बात आती है इनके संख्या की। संख्या यहाँ पर आप बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुल कितने अघोष हैं, कुल कितने सघोष हैं। तो अघोषों की संख्या दोस्तों 13। 13 कौन कौन से हैं, तो भाई दो ये हो गए, ठीक है, दो का आप पूरा ले लीजिए 5, 5 दूनी 10, यानी कि एक ये 5 और एक ये 5, ठीक है। तो क ख च छ ट ठ ता थ पा फ, ये पूरे जो आपके 10 हैं दोस्तों, ये कौन है, अघोष। और 10 के बाद 3 और कौन है, सा सा सा, तो 10 और 3 13, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके 3 बच रहे हैं वहां पे, तो 5 3 15 वो हो गए। और 15 के बाद दोस्तों 5 ये हैं आपके, ठीक है, 4 आपके अंतःस्थ और एक आपका कौन सा है, ऊष्म वाला। हाँ, तो यहाँ आपके हो गए दोस्तों टोटल कितने, 15 और 5 20, और इसके बाद 20 के बाद दोस्तों आपके 11 जो हैं ये कौन है, स्वर। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सघोष की संख्या कितनी है, तो सघोष की संख्या है 31।
तो ये आपका क्लियर होता है अघोष और सघोष। यहाँ पर आप यदि नहीं भी समझ में आ रहा है आपको तो आप एक बार वीडियो को पीछे जाकर और 2 मिनट आप समय दीजिए, ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्राणत्व के आधार पर। तो प्राणत्व की जो परिभाषा है दोस्तों वो आपको बता दें, प्राणत्व का तात्पर्य होता है कि जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण कर रहे होते हैं तो हमारी जो वायु निकलती है दोस्तों, प्राण वायु, ठीक है, जो हमारी जो हवा निकल रही होती है दोस्तों जब हम उच्चारण करते हैं तो वो जो वायु है वो कितना समय ले रही है, उसके समय के आधार पर यहाँ पर प्राणत्व के आधार पर बांटा गया है अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प समय या ज्यादा समय, ठीक है। अब अल्प प्राण क्या है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, और महाप्राण क्या है दोस्तों, जब उच्चारण में थोड़ा ज्यादा समय लगे। ठीक है, कम ज्यादा का तात्पर्य है वायु का कम निकलना और वायु का ज्यादा निकलना। अब हम इसे समझते हैं, तो देखिए आप बात को समझिएगा। अल्प कौन है दोस्तों, तो यहाँ पर नोट डाउन है, पहले से यहाँ पर लिखा हुआ और आप इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। अल्प प्राण दोस्तों पहला, ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा और फिर इसके बाद पांचवा। ठीक है, मतलब आप अल्प प्राण कौन कौन से दोस्तों, तो फर्स्ट, ठीक है, थर्ड और फिर फिफ्थ। ठीक है, ये आपके जो है ये अल्प प्राण में आते हैं, पहला वाला ब्लॉक, तीसरा वाला ब्लॉक और पांचवा वाला ब्लॉक। अल्प का मतलब है कम समय लगेगा, हम बोल के देखते हैं क, ठीक है। अच्छा, दूसरा और चौथा कौन होंगे दोस्तों, तो स्पष्ट लिखा हुआ है दूसरा और चौथा है आपके महाप्राण। ठीक है, महाप्राण दूसरा और चौथा, सेकंड और फोर्थ। तो ऐसे भी आप इसे समझ सकते हैं कि जो आपके ऑड और इवन वाला कॉन्सेप्ट है वो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, या आप बोल कर देख लें। कैसे, क, ख, ग, घ, इंग। जैसे आपने बोला क तो कम समय लिया, ख थोड़ा ज्यादा समय, ग कम समय, घ थोड़ा ज्यादा समय, फिर इंगा फिर कम समय, तो क ख ग घ इंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ। तो आप देख रहे हैं कि भाई जो पहला वाला है वो कम समय ले रहा है, दूसरा वाला ज्यादा समय ले रहा है, तीसरा वाला कम समय ले रहा है, चौथा वाला ज्यादा समय ले रहा है, पांचवा वाला कम समय ले रहा है। तो इस तरीके से जो जो कम समय ले रहे हैं वो अल्प प्राण है। ठीक है, तो कितने कम समय ले रहे हैं दोस्तों, 3 यहाँ पर कम समय ले रहे हैं। पहला आपका, ठीक है, नंबर 1, ठीक है, फिर इसके बाद ये थर्ड और इसके बाद ये फिफ्थ। तो आपने देखा 3 5 15 तो यहीं पर हो गए। अल्प प्राणों की संख्या दोस्तों कितनी, 15 तो यहीं पर हो चुकी है। फिर इसके बाद जितने ये आपके अंतःस्थ हैं दोस्तों, ये भी कौन है, ये भी अल्प प्राण है। कौन दोस्तों, अंतःस्थ, यानी कि या, रा, ला, वा, कौन है ये, अल्प प्राण है। तो 15 और 4 कितने हो चुके हैं अल्प प्राणों की संख्या दोस्तों, 19 हो गई। ठीक है, 15 आपके यहां मिल गए, ठीक है, 3 पहला, तीसरा और पांचवा, तो 3 5 15, 15 के बाद 4 दोस्तों ये तो 19। और इसके बाद जितने स्वर होते हैं ये भी अल्प प्राण होते हैं। जैसे अ, इ, उ, जब आप बोलते हैं तो कम समय लेते हैं, ये नहीं कहते आ, ऐसे नहीं करते हैं, आप कम समय लेते हैं। तो 11 आपके ये स्वर भी यहाँ पर आ गए। तो 19 और 11 दोस्तों, यानी कि अल्प प्राणों की कुल संख्या कितनी निकल करके आ गई, तो ये निकल करके आ गई 30। और अब जितना बचा है ये पूरा महाप्राण है। कौन कौन बचा है भाई, तो सेकंड बचा है और फोर्थ बचा है। तो आपकी 2 लाइनें, ठीक है, तो 2 पंचे 10 और इसके बाद ऊष्म कितने हैं, 4, स और हा, तो 10 और 4 14। महाप्राणों की संख्या दोस्तों यहाँ पर कितनी है, 14। तो उम्मीद है दोस्तों आपका ये वर्गीकरण क्लियर हो रहा होगा, व्यंजनों का वर्गीकरण। और इसके पहले हमने स्वरों का तो पढ़ ही रखा है, तो आप पिछली वीडियो में जाकर उसे भी पूरा कवर कर सकते हैं। हम एक नजर दोस्तों हमने जितना आज पढ़ा हुआ है हम उसे देखते हैं सरसरी तौर पर। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो ये कि वर्णमाला में दोस्तों संख्या कितनी, 52, ठीक है, 52 में व्यंजनों की संख्या 39, स्वरों की संख्या 13, मूल व्यंजन कितने, 33, मूल स्वर दोस्तों कितने, तो 11, 33 और 11 अपन के 44। ठीक है, यानी कि वर्णमाला में जब मूल का शब्द आ जाए तो उनकी संख्या है 44। स्पर्श व्यंजन 25, अंतःस्थ 4, ऊष्म 4, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। उच्छिप्त दोस्तों द्विगुण, ये भी हमने देख लिया, ड और ढ 2, संयुक्त 4, ये भी हमारा क्लियर है। संयुक्त कौन कौन से हम नेक्स्ट वीडियो में देखने जा रहे हैं, ठीक है, छ, त्र, ज्ञ, श्रा, ये सभी चीजों को हम डिटेल से देखेंगे दोस्तों अपने अगले पार्ट में। मूल व्यंजन यहां पर आपका क्लियर हो रहा है कि का से लेके हा तक है, इसका अध्ययन हमने किया। इसके बाद हमने देखा था वर्गीकरण किसका दोस्तों, व्यंजनों का। तो व्यंजनों के वर्गीकरण में हमने 4 तरीके से देखा। पहला प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर। तो ये आपका प्रयत्न का चार्ट क्लियर था, हमने इसे देखा हुआ है, आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा। स्पर्शी है, ठीक है, संघर्षी है, स्पर्श संघर्षी, अनुनासिक है, पार्श्विक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ला, ठीक है, जीभ के अगल बगल से हवा निकलेगी। फिर उसके बाद द्विगुण में दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ताड़न जात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि चीज वही है, आपसे बन रही होगी, लेकिन जब ऐसे पूछी जाएगी तो हो सकता है आप वहां पर घबरा जाएं या सही उत्तर का चयन ना कर पाए। तो आप इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। आगे चलकर दोस्तों प्रकंपित और लुंठित इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ रा। अर्धस्वर की बात करें तो या और वा, और इसके बाद घोषत्व और प्राणत्व दोस्तों हमने इस चार्ट के माध्यम से समझा हुआ है, जिसमें हमारा क्लियर है कि पहले, तीसरे और पांचवे कौन होंगे आपके यहाँ पर अल्प प्राण, दूसरा चौथा दोस्तों यहाँ पर महाप्राण होगा, और इसके बाद पहला दूसरा अघोष होगा और तीसरा चौथा पांचवा सघोष होगा। ये सारी चीजें आपकी क्लियर है दोस्तों। केवल और केवल यहाँ पर हमारा जो क्लियर नहीं था वो ये कि ऊष्म और अंतःस्थ व्यंजनों के उच्चारण के स्थान, बाकी आपका ये उच्चारण स्थान भी यहाँ पर क्लियर है। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि टा का उच्चारण स्थान कहां से दोस्तों, तो टा का उच्चारण स्थान है मूर्धा से, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जाए जा का उच्चारण स्थान कहां से है, तो दोस्तों जा का उच्चारण स्थान है तालु से,
ठीक है, आप उच्चारण करके देख रहे थे कि जा का कहाँ से, तो कंठ से, का ग कंठ से, च छ ज तालु से, फिर इसके बाद दोस्तों उनका टा ठा डा ढा जो है ये मूर्धा से है, ठीक है। इसके बाद त थ द ध दोस्तों ये कहाँ से, तो ये है दंत से, और अंत में पाफा बाबा दोस्तों ओष्ठ से। तो उम्मीद है आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे दोस्तों। तो आज हम वर्णमाला के अंतर्गत अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजनों का जो भी उच्चारण स्थान है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों हम इसी वीडियो में अध्ययन करेंगे संयुक्ताक्षर क्या है उनके बारे में, और इसके बाद दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो वर्णमाला के शेष रह गए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। आपको यहाँ पर बता दें, वर्णमाला दोस्तों यह टॉपिक हम पहले ही 3 वीडियो के माध्यम से ठीक तरीके से समझा चुके हैं। उसमें दोस्तों हमने क्रमशः स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण इत्यादि समझा हुआ है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रारंभ करते हैं अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजनों के उच्चारण स्थान से। तो यहाँ पर बात की जाए दोस्तों सबसे पहले अंतःस्थ की, तो हम जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि अंतःस्थ की संख्या कितनी होती है। अंतःस्थ की संख्या दोस्तों 4। तो हम अभी फिलहाल ये देखने जा रहे हैं कि भाई किसका क्या उच्चारण स्थान है। या के विषय में दोस्तों आपको बता दें, या, र, ला, व ये चारों ही अंतःस्थ व्यंजन है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके पहले हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये सभी क्या है, सघोष हैं और सभी अल्प प्राण है। इसका अध्ययन तो हम कर चुके हैं। फिलहाल यदि हम बात करें तो या के विषय में जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसका उच्चारण स्थान है तालु या तालव्य, ठीक है, तालु। आपको बता दें, यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हुई है तो आप जाकर जरूर देख लीजिए, उससे आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी कि कंठ कहाँ है, तालु कहाँ है, मूर्धा कहाँ है इत्यादि। फिलहाल दोस्तों यदि हम बात करें या की, तो यह तालु है, ठीक है। अब तालु का सेंस क्या है दोस्तों, या, जब आप या बोलते हैं तो आपकी जीभ जाकर जो छत है दोस्तों, ठीक है, हमारे जो ऊपर की छत है इसमें जाकर हमारे दांत के पीछे वाले भाग पे टकराती है, ठीक है, या। तो ये कहाँ से है दोस्तों, तालु या तालव्य। ठीक ऐसे ही जब हम रा की बात करते हैं तो रा में जैसा कि हम जानते हैं कि रा को लुंठित भी कहा जाता है। लुंठित क्यों कहा जाता है ये हम पहले ही समझा चुके हैं, ठीक है। फिलहाल अगर इसके उच्चारण स्थल की बात करें तो दंतमूल और मसूड़ा, ठीक है। दंतमूल आप बोलकर देखें, रा, जैसे ही आप रा बोलते हैं दोस्तों, रा बोलने में आपका जो जीभ है दोस्तों वो मसूड़ा और दंतमूल, ठीक है, ऊपर वाले में जाकर हिट करती है, रा। तो ये क्या हुआ दोस्तों, रा, ठीक है। तो यहाँ का स्थल हो गया दंतमूल और मसूड़ा। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, इसे दोस्तों वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। वा, अध, त, अध, सा, या और ऊपर रा की रेख, ठीक है, वर्ष। तो ये इस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, रा, ठीक है, इसका उच्चारण स्थल। ला की यदि बात करें तो ला का भी सेम है, दंतमूल और मसूड़ा, ठीक है। आप बोलकर देख सकते हैं ला, ला, तो ला फिर से दोस्तों दंतमूल और मसूड़ा पास ही जा रहा है, ठीक है। तो इसका उच्चारण स्थल यहाँ पर क्लियर होता है। और जब बात आती है वा की, तो वा है दंतोष्ठ से। दंतोष्ठ का मतलब है दंत और ओष्ठ, दांत और ओठ। दांत कौन सा दोस्तों और ओठ कौन सा, तो ये भी क्लियर है यहाँ पर। जैसे ही आप वा बोलेंगे, आप वा कर बोल कर देखें। मैं शुरू से ही कहता चला रहा हूँ आपसे कि आपका काम क्या है भाई, आपको किसी भी चीज़ को याद नहीं करना है। ये रटने वाला टॉपिक नहीं है वर्णमाला, ये सिर्फ समझ पर आधारित है। आप वा का उच्चारण करके देखें। वा का उच्चारण करने में दोस्तों हमारा जो निचला ओठ है ये ऊपर वाले दांत से जाकर क्या करता है, टकराता है। तो भाई निचला ओठ और ऊपर वाले दांत, ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो रहा है, दंतोष्ठ। दंत और ओष्ठ, दंतोष्ठ, और वा का उच्चारण स्थल है दंतोष्ठ। तो ये तो बात हुई दोस्तों अंतःस्थ की। और अब हम चर्चा करते हैं ऊष्म व्यंजनों की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंतःस्थ की तरह ही ऊष्म की भी संख्या दोस्तों कितनी है, तो ये संख्या है इनके वर्णों की 4, ठीक है। अब इन 4 के विषय में हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शा, सा, शा और हा, शा, शा, शा और हा, ठीक है। ये तीनों सा जो है दोस्तों, ये देखने में आप देखेंगे तो अलग अलग नजर आ रहा है, लेकिन जब आप बोल रहे होते तो आप उसको अंतर नहीं कर पा रहे होते, जबकि सब में अंतर है। क्यों और कैसा अंतर है, तो अंतर है दोस्तों उनका उच्चारण स्थल। और आज हम यही समझने जा रहे हैं। सा के विषय में यदि हम बात करें दोस्तों, ठीक है, जब आप इस सा शक्कर वाले को देखते हैं तो इसका उच्चारण स्थल है तालव्य। कैसे, आप बोले शक्कर, आप शक्कर बोले, आप सा मत बोलिए, आप शक्कर बोलिए, शक्कर। तो शक्कर बोलने में जो आपकी जीभ है दोस्तों ये तालु वाले स्थल में जा रही है, ठीक है। तो अब तालु में जा रही है तो ये कौन सा इसका स्थल हो गया, तालव्य। और अब दोस्तों अगला सा आपके सामने है। और जब इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ है क्या दोस्तों, दंतमूल और मसूड़ा, ठीक है, सा। तो आप सरौता बोलिए, सरौता। सरौता बोलने में दोस्तों दंतमूल और मसूड़ा पास जा रही है ऐसा, ठीक है। और अगला दोस्तों सा, षटकोण। आप षटकोण बोलेंगे, षटकोण। तो जैसे आप षटकोण बोलने की कोशिश करेंगे तो इस बार आपकी जीभ रोल होकर के पीछे की ओर जाएगी, यानी मूर्धा में जाएगी। तो ये एक आप कह सकते हैं कि भाई एक सबसे आसान तरीका है इसे समझने का। आप जब सा बोलेंगे तो नहीं कर पाएंगे आप इसे क्लासिफाइड, लेकिन जैसे ही आप कोई शब्द का यूज करके यहाँ पर इसे बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो आप इसको, इसका जो क्लासिफिकेशन है कि कौन
सा कहाँ से निकल रहा है, तो ये आप क्लियर कर पाएंगे। तो उम्मीद है ये चीज़ आपकी क्लियर हो रही होगी। और आपको यहाँ पर बता दें, ये स्थल जो है, स्थान जो है, ये जरूर पूछे जाते हैं कि भाई कौन सा किस स्थान से निकलता है, ठीक है, किसका क्या उच्चारण स्थल है। आगे बात करी जाए दोस्तों हा की, तो हा के विषय में बता दें, हा जो है ये काकल्य है, ठीक है, काकल्य या कंठ, ठीक है, मतलब हा का जो उच्चारण स्थल है वो कहाँ से है, वो है कंठ से, हा या काकल्य है, ठीक है। हा के साथ में ही दोस्तों विसर्ग को भी, ठीक है, विसर्ग को भी क्या किया गया है, काकल्य ध्वनि कहा गया है। हा के विषय में महत्वपूर्ण है, हा सघोष है, बाकी सब के सब ये क्या थे, सा जो है ये अघोष थे, और महाप्राण, महाप्राण दोस्तों हा भी है। तो यहाँ पर ऊष्म आपका क्लियर होता है। आगे बात की जाए दोस्तों अब द्विगुण की, कि आखिर द्विगुण व्यंजन जो भी हैं तो इनके उच्चारण का स्थल क्या है, स्थान क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों द्विगुण जैसा कि हम जानते हैं दो हैं, ठीक है, ढ और ढ, ठीक है। तो इन दोनों का जो स्थल है दोस्तों वो है मूर्धा, मूर्धा से निकलते हैं दोनों। आप बोलकर देख सकते हैं ड ढ ड ढ, जीभ रोल लेकर ऊपर की ओर जाएगी और छत में पीछे की ओर, ठीक है, हमारे जो मुंह की छत है दोस्तों ऊपर का भाग उसके पीछे की ओर, तो ड ढ मूर्धा। फिर बात आती है अल्प प्राण। तो अल्प प्राण कौन है दोस्तों, ड जो है वो अल्प प्राण है, ठीक है, ड, ठीक, डमरू और ढोलक। तो ड जो है दोस्तों वो क्या है, अल्प प्राण है, ड और ढ, ड ढ, ढ बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर महाप्राण, मतलब समय आपको नहीं, मतलब समय उस उच्चारण को, तो महाप्राण। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि ये अघोष है कि सघोष है। तो ये सघोष है, सघोष कैसे, तो हम पहले ही देख चुके हैं, ट ठ ड ढ ड़। तो ये जो ट ठ, तो शुरू के जो दो हो रहे थे वो कौन से थे, वो होते थे आपके अघोष, और बाद के तीन होते थे सघोष। तो ये भी आपका क्लियर होता है। और अब इसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में क्लियर किया हुआ है कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, तो दो वर्ण जब मिलते हैं और उससे तीसरे की एक उत्पत्ति हो रही है तो वो आपका संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, ये हमने पहले ही देखा हुआ है। अभी फिलहाल हम देखने जा रहे हैं कि हमारी हिंदी वर्णमाला में ऐसे कुल कितने संयुक्त व्यंजन हैं। तो मुख्यतः दोस्तों हमारे हिंदी वर्णमाला में ऐसे 4 हैं, ठीक है, 52 में से 4। कौन कौन सा, तो छ, त्र, ज्ञा और स्रा। अब यहाँ पर हम ये देखने जा रहे हैं कि भाई इससे प्रश्न कैसे बनते हैं, और जैसे भी प्रश्न बनते हैं हमें उन्हें क्लियर करना है, हमें उन्हीं पे कमांड हासिल करनी है। छा के विषय में आपको बता दें, देखिए क और सा से मिलकर बना हुआ है छ, यानी कि क। अच्छा, एक और बात यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है, हलंत। दोस्तों जब हलंत लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये आधा है, ये पूरा नहीं है का, ठीक है। ये पहले भी आपको बताया जा चुका है कि जो आपका शुद्ध व्यंजन है वो यही है, लेकिन जब हम इसमें छोटा की मात्रा मिलाते हैं तब वो हमें दिखता है का, जबकि नॉर्मली वो क्या है, हलंत का मतलब है कि अभी वो आधा है, वो पूर्ण नहीं हुआ है, ठीक है। हालांकि हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, वर्ण विच्छेद जब हम करेंगे तब हम उसे विधिवत तौर पे समझेंगे। अभी फिलहाल छा के बारे में, तो छा किस किस से मिलकर बना हुआ है दोस्तों, तो छा मिलकर बना है का और सा से, ठीक है। ठीक इसी तरीके से त्रा मिलकर बना है दोस्तों ता से और रा से, ज्ञा जा से और यहाँ से, और स्रा जो है वो सा से और रा से। अब इसे याद रखने के तरीके, याद रखने के लिए सबसे आसान है, जैसे आप मैसेज टाइप करते हैं, ठीक है, आप वैसे ही बढ़िया इससे देखें तो के एस एच ए से छा बनता है, ठीक है। अब के से का बन गया और एस एस से छा बन गया, ठीक है, ये सा। अच्छा, त्र, ता से आप टी आर ए, ठीक है, तो टी से आपका ता बन गया और आर ए से दोस्तों आपका रा बन गया, तो ये भी आपका क्लियर होता है। एस एच आर ए स्रा, तो एस एच आर ए में दोस्तों एस एस से सा बन गया और आर ए से आपका रा बन गया। अब बात ये आती है कि भाई ये कैसे क्लियर रहे कि कौन सा सा कहाँ पर है, ठीक है। तो इसे भी याद रखना आसान है। आप देखेंगे दोस्तों जब यहाँ पे आप स्रा बना रहे हैं, ठीक है, तो जैसा आपका यहाँ पर ये बन रही है तो यही वाला आपका उठ करके यहाँ पे बन जाना है स्रा, ठीक है। जैसे आप ये लेकर आते हैं ये सिरा, वैसे ही आप यहाँ लेकर जाएंगे। और आप जब आपका एक क्लियर हो चुका है तो दूसरा आपका क्लियर ही रहेगा कि इसमें कैसा वाला सा है। और प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना आप परफेक्ट होते चले जाएंगे, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो उम्मीद है आपका ये क्लियर हो रहा होगा। अब आगे दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिर इनसे प्रश्न कैसे उठते हैं। तो इसका एक प्रश्न बोर्ड में आपके सामने दोस्तों, प्रश्न है त्रावर्ण किन किन वर्णों के सहयोग से बना है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे ये पूछा गया है MPSI में वर्ष 2016 में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया, और इसमें आप देखेंगे तो ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है आप देखेंगे तो भाई ए और सी में भी ता है, ठीक है, और सी में तो ता और रा दोनों है, लेकिन इंपॉर्टेंट है हलंत। हलंत आप देखेंगे तो हलंत आपको बी में मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पकड़ बनाकर चलनी है कि कैसे प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। तो आपका प्रश्न एक ऐसा हुआ। ठीक ऐसे ही दोस्तों यदि हम अगले प्रश्न की बात करें तो एक और प्रश्न आपके सामने है श्रा। श्रा एक संयुक्त व्यंजन, ठीक है, और किन दो वर्णों का सम्मिलित रूप है, तो श्रा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर है सी। सी यहाँ पर दोस्तों इसका
करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हमें काम करना है कि अगर हलंत है तो हमें हलंत वाले को चूज करना, हलंत नहीं है तो दूसरा वाला भी आपके सामने है कि कैसे आप करेक्ट आंसर तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर आपका संयुक्त व्यंजन भी कंप्लीट होता है। और अब आगे दोस्तों हम बात करते हैं व्यंजन गुच्छ की, द्वित्व व्यंजन की और द्विस्थानी व्यंजन की, ठीक है, या द्विस्थानी वर्ण की। तो आपको यहाँ पर बता दें दोस्तों व्यंजन गुच्छ क्या होता है। तो व्यंजन गुच्छ की सबसे आसान परिभाषा दोस्तों यह है कि जब दो आपके लगातार व्यंजन हो, 2, 3 या इससे भी अधिक आपके, गुच्छ का मतलब होता है गुच्छा, ठीक है, और व्यंजन का मतलब है व्यंजन, ठीक है। तो जब आपके लगातार 2 से 3 या 4 चाहे जितने भी व्यंजन हो लेकिन लगातार हो और इनके मध्य में कोई भी स्वर ना हो, तो ये कहलाता है आपका व्यंजन गुच्छ। आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, यह दोस्तों वास्तव में यदि आपकी वर्ण विच्छेद में पकड़ है तो फिर आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और वर्ण विच्छेद क्या होता है ये बहुत आसान है, हमने अपनी पहली ही वीडियो में समझाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको बता देते हैं, आप देखेंगे तो ये सा है, ठीक है। अब इस सा में आप पाएंगे कि ये सा हलंत के साथ में एक ये हो गया, ये अपने आप में एक व्यंजन है, ठीक है। इसके बाद आप प्लस का चिन्ह, फिर इसके बाद आप देखेंगे वाह भी दोस्तों क्या है अभी फिलहाल की स्थिति में, वाह में भी यदि हलंत लगा दिया मतलब अभी आ को आपने अलग कर दिया, अब ये आ आपका ये अलग चला गया। तो यहाँ फिर आप पा है, ना है और भी चीजें हैं, आप इसे भी क्या करेंगे, विच्छेदित करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल महत्वपूर्ण यह है कि भाई यहां हमें 2 वर्ण लगातार मिल गए बिना किसी स्वर के साथ। 2 वर्ण, 2 से ज्यादा वर्ण लगातार हो और उनके मध्य में स्वर ना हो तो वो कहलाता है व्यंजन गुच्छ। और हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ कोई भी स्वर नहीं है, ठीक है। अब आ स्वर के रूप में है तो अब पा जो है, पा का हलंत फिर से आ जाएगा, फिर ना हलंत फिर से आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर लगातार आपके 2 बार व्यंजन है, इस कारण से यह व्यंजन गुच्छ कहलाता है। ठीक, ऐसे ही स्वच्छता में है, ऐसे ही अच्छा में, अच्छा में भी आप देखेंगे तो आ, फिर आप चा हलंत वाला, फिर छा हलंत वाला, फिर बड़ा आ, तो अच्छा। इसके बाद दोस्तों तो ये आपका होता है व्यंजन गुच्छ। अब बात आती है द्वित्व व्यंजन की, कि द्वित्व व्यंजन क्या है। तो द्वित्व व्यंजन भी दोस्तों यही परिभाषा है आपकी, ठीक है। आपके व्यंजन लगातार होने चाहिए और बीच में क्या नहीं होने चाहिए, तो बीच में आपका स्वर नहीं होने चाहिए। लेकिन एक छोटा सा यहाँ पर अंतर है, वह अंतर यह है यहाँ पर लगातार जो व्यंजन होते हैं वो उसी वर्ग के होते हैं, वही व्यंजन होता है ना, रिपीटेड, ठीक है। रिपीटेड कैसे, आप देखेंगे ला है, फिर से ला है दिल्ली, ठीक, चा है, फिर से चा है कच्चा, पट्टी, प ट, फिर से आधा ट के बाद फिर से। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आपका यह है कि यहाँ पर जो है बीच में स्वर नहीं है, ये तो क्लियर है, ये भी गुच्छ है। लेकिन यहाँ पर क्या अंतर है द्वित्व व्यंजन और व्यंजन गुच्छ में, तो बस अंतर यह है कि द्वित्व व्यंजन जो होता है दोस्तों ये वही वर्ण लगातार रिपीटेड होता है। तो उम्मीद है आपके ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। दिल्ली, बिल्ली इत्यादि ये सभी आपका कहाँ आ जाएगा, द्वित्व व्यंजन में। और व्यंजन गुच्छ में तो कुछ भी, ठीक है, जो भी आप लिख दें कोई दिक्कत नहीं, बस वो शब्द सार्थक होना चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं द्विस्थानी वर्ण की, कि द्विस्थानी वर्ण क्या होते हैं। तो यहाँ आपके सामने एग्जाम्पल है, ठीक है, लेकिन इसे हम आसान भाषा में समझ सकते हैं। और द्विस्थान उसके शब्द से ही समझ में आ रहा है, 2 स्थान, यानी कि वे शब्द जो 2 स्थानों से बोले जाते हैं, या जब वे बोले जाएं तो उनका जो हवा है दोस्तों हमारे मुंह से, वे 2 स्थान, एक स्थान से ना होकर दूसरे स्थान से भी निकलती है, तो उसे हम द्विस्थानी वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब हम पंचमाक्षर का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो ये पंचमाक्षर में होता क्या है, हमारी जो उच्चारण के दौरान जो हवा है दोस्तों, जो वायु है, ये मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। तो यह कैसे वर्ण हो गए आपके द्विस्थानी, जैसे क ख ग घ, फिर आता है पंचमाक्षर इंगा, तो इंगा, च छ ज इया, ट ठ ड ड त त द न, तो ये आपका क्या हो रहा है दोस्तों, 2 स्थान से हो रहा है। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं, द्विस्थानी वर्ण। और इसके अंतर्गत में मुख्यतः पंचमाक्षर ये आते हैं, इंगा, इया, अड़, न और मा। आगे दोस्तों अब हम बात करते हैं हिंदी वर्णमाला की कुछ अन्य विदेशी ध्वनियों की। यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ये ध्वनियाँ विदेशी हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए या तो अंग्रेजी ध्वनियाँ हैं या तो अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं। वास्तव में दोस्तों जब मुगल भारत में आते हैं, आप इसका अध्ययन इतिहास में कर चुके होंगे या नहीं किए हैं तो इतिहास खंड की यह चर्चा है। जब दोस्तों मुगल भारत में प्रवेश करते हैं तो वे अपने साथ अरबी फारसी ऐसी ध्वनियाँ लेकर आते हैं, अर्थात ऐसी बोलचाल की भाषा के ऐसे शब्द लेकर आते हैं, और उन्हीं से कुछ जो है हमारे हिंदी में भी प्रचलित हो गई, प्रसिद्ध हो गई। हालांकि इनका यूज अब कम है, लेकिन फिर भी यदि हम यहाँ पर देखें हमारी परीक्षा के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है दोस्तों आगत ध्वनियाँ या ग्रहित ध्वनियाँ, जिनमें इंपॉर्टेंट है क, ख, ग, ज और फा। यहाँ पर महत्वपूर्ण है दोस्तों ये बिंदी, ठीक है। आप देखेंगे तो नीचे ये बिंदु, ये डॉट रखा हुआ है, इसे दोस्तों क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं तलबिंदु या नुक्ता वर्ण, ठीक है। यानी इसे तलबिंदु कहा जाता है या इस पूरे वर्ण को नुक्ता वर्ण कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको बता दें, इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसे अरबी फारसी की ध्वनियाँ कहा जाता है। आप नोट कर लीजिएगा, अरबी फारसी ध्वनियाँ। और दूसरी चीज़, कभी कभी इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इसे नोट डाउन करना है और 2 बार इसे
पलटाइए, ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी, सब कुछ याद हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है का के विषय में आपको बता दें दोस्तों, जब बात आए इस नुक्ता बिंदु के साथ वाले का की, तो कंठ से तो इसका उच्चारण है ही, कंठ के साथ जिहा मूल, सारी चीज़ें ये कंठ से हैं, चाहे क ख ग ज फ, सब ये कंठ से ही जाएगा, कंठ प्लस जिहा मूल से। और दूसरी बात, का दोस्तों स्पर्शी है, अघोष है, अल्प प्राण है। खा उसमें संघर्षी है, ठीक है, ये भी अघोष है। और यहाँ पर दोस्तों जो महत्वपूर्ण है कंठ से है और साथ ही साथ में यह महाप्राण है, ठीक है। आगे गा के विषय में आपको बता दें, गा दोस्तों कैसा है, तो गा सघोष है और अल्प प्राण है, सघोष है और अल्प प्राण है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जब जा के विषय में, तो जा जो है दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट है, कंठ मूल से अब यहाँ वर्ष में चला गया, जा जो है दोस्तों ये वर्ष में है और फा जो है ये दंतोष्ठ में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कंठ के साथ में, ठीक है, तो 3 जो है वो कंठ से। और अब आगे यदि हम बात करें तो जा में आप पाएंगे वर्ष और फा में आप पाएंगे दंतोष्ठ, ठीक है। तो जा कहाँ से है, वत्स से है, और फा जो है वो दंतोष्ठ से है। आगे यदि हम बात करें तो ये भी सघोष है और अल्प प्राण है, जबकि फा जो है वो अघोष है और महाप्राण है। तो ये थोड़ा सा पूरी वर्णमाला से कुछ हद तक कठिन हो सकता है, और कठिन होने का कारण कुछ अगर हम बात करें तो इस हिसाब से है क्योंकि इसका हम यूज नहीं करते हैं, इसका प्रयोग बहुत कम होता है। तो निश्चित तौर पर जिस चीज का प्रयोग कम होता है वो हैबिट में कम होती है, और कभी कभी ऐसे प्रश्न देखने मिल जाते हैं, सामान्यतः ऐसे प्रश्न देखने नहीं मिलते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों तो 3 और यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे आप नोट कर लीजिएगा। पहले यदि हम देखें तो महत्वपूर्ण है बलाघात या स्वराघात, ठीक है। तो बलाघात या स्वराघात किसे कहते हैं, तो बलाघात या स्वराघात कहते हैं दोस्तों उच्चारण के समय किसी अक्षर पर विशेष बल देना, यानी कि जब हम किसी भी अक्षर को या किसी भी वाक्य को कह रहे हों और किसी जगह पर यदि हम ज़्यादा बल दे रहे हैं, विशेष बल दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्वराघात या बलाघात। इसके बाद बात की जाए अनुतान की, कि अनुतान क्या है, तो सुर का उतार चढ़ाव, सुर का आरोह अवरोह, बोलते समय जब बोला जा रहा है और जिस लय के साथ उसे तेज किया जा रहा है फिर उसे डाउन किया जा रहा है, ठीक है, आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव जो हो रहा है सुर का दोस्तों, उसे ही हम कहते हैं क्या, तो उसे हम कहते हैं अनुतान। तो यहाँ पर उम्मीद है आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। तो यहाँ दोस्तों इसी के साथ आपका जो है एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आज कंप्लीट होता है, वर्णमाला यहाँ कंप्लीट। आप इसका प्रॉपर तरीके से रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाइए, निश्चित तौर पर आपका यह जो टॉपिक है ये सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब मजबूत हो चुका होगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात जल्द एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।